हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो के आने पर आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एक आवाज आती है कि इस समय पर जहाँ पर डेमोनिक क्लैन ने हमारे सबके क्लैन को पूरी तरह तबाह कर दिया है। और एक वजह जिस वजह से हम लोग सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो है जिससे हम लोग यहाँ पर बदला ले सके। और पेड़ पर एक हुडी वाला आदमी खड़ा हुआ था, जिसके बाद वो दीवार कूद कर नीचे आ जाता है और वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी जो कि गार्ड कर रहा था। अचानक ये दो हाथ पीछे से आते हैं और वो उसकी गर्दन को मोड़कर उस आदमी को यहाँ पर मार देते हैं। आगे कहा जाता है कि मुझे जल्दी करना होगा इससे पहले कि लोगों को ये पता चल जाए कि उनके लोग यहाँ पर गायब हो रहे हैं। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और हमें खून उड़ता हुआ दिखाते हैं। अंदर की तरफ एक बूढ़ा सा आदमी मेडिटेट करते हुए कहता है कि बाहर काफी ज्यादा शोर हो रहा है। और अचानक ही वो अपनी काफी ज्यादा डरावनी लाल और काली सी आंखें खोलता है। तो वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से मेडिटेट कर रहे हो, जहाँ पर दूसरी तरफ तुम्हारे साथी यहाँ पर मर रहे हैं। सच में तुम तो एक काफी कोडलेस यूजुअल हो। वो आदमी कहता है कि ये चीज मुझे भी तुम्हारे बारे में कहनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बिना कुछ भी जाने यहाँ पर आ गया। सच में ये कितने ज्यादा हार्टलेस है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ रहे आदमी को कभी भी अपने नीचे आने वाले कीड़ों पर जरा सा भी ध्यान होता है? नहीं, उसका ध्यान केवल पहाड़ की उस चोटी के ऊपर होता है। और ये कहकर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे कहता है। और इसी तरीके से एक इंसान मार्शल आर्ट के पीक तक पहुँचता है। वो लड़का कहता है कि आखिर ये किस तरह की बकवास है। मैं कैंग वुंग चियोंग, मैं यहाँ पर अपने हाथों से आज तुझे मार डालूंगा, हेवली डीमन कहीं के। जिसके बाद वो जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था और वो हेवली लाइट फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस हेवली डीमन के ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि बस क्या तुम्हारे पास केवल इतना ही है। और वो हेवली डीमन ट्रेड आर्ट को इस्तेमाल करता है। साथ ही कहता है कि देखो और सीखो बच्चे। और अब जैसे ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेज एनर्जी निकलती है। पर उस लड़के का लाइटनिंग अटैक यहाँ पर फेल हो गया था, जिस वजह से उसके चेहरे पर काफी ज्यादा जोर से लगता है। वो कहता है कि सूट क्यों, वो भी इसके हाथ से, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और हेवली डीमन कहता है कि आज मैं तुझे तेरे बाप के पास भेज दूंगा, तुझे यहाँ पर खत्म कर कर। पर तभी वो क्लाउड ड्रैगन डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। ये देखकर हेवली डीमन भी थोड़ा सरप्राइज सा हो गया था, क्योंकि अब उसका अटैक कैंग के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो कहता है कि ये मेरी स्टील प्लेटिंग, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये चीज मेरे हाथ को स्टील से भी ज्यादा मजबूत बनाती है, तो आखिर ये तुमसे कैसे हार सकती है? और तभी कैंग अपने हाथ से हेवली डीमन की छाती में एक छेद कर चुका था, जिसे टकरा कर वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है और पूरी तरह खून खुआन हो जाता है। जिसके बाद वो हंसने लगा था और कैंग कहता है कि कभी भी मेरे बाप के बारे में बोलने की हिम्मत भी मत करना तुम्हारे गंदे मुंह से। तो वो गलत काम अभी तक भूले तो नहीं होगे जो अभी तक तुमने यहाँ पर करे हैं, मैंने सही कहा ना? और ये उन सभी लोगों का गुस्सा है जो कि आज तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। हेवली डीमन खून खुआन वहाँ पर पड़ा हुआ कहता है, मुझे उसी समय क्लाउड ड्रैगन सेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। अगर मुझे ये पता होता कि तुम उनसे इस तरीके के एलाइटमेंट को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस तरीके से तुमने मेरे हेवन डीमन सर्जिंग आर्ट को तबाह कर दिया। अब तुमने यहाँ पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है। और ये कहकर वो अपने पास से एक बोतल टाइप की निकाल लेता है। ये देखकर कैंग कहता है कि ये तो एक एलेक्सर है, कि अगर ये इस एलेक्सर को पी लेगा तो एक ही बार में जिसका अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, पर इसकी वजह से इसको डेमोनिक क्यू डेविएशन भी हो सकता है। अब हेवली डीमन उस बोतल को नीचे की तरफ फेंकता है और अचानक ही अब उसके अंदर से काफी डार्क एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। वो तेजी से खड़ा होता है। अब उसकी आंखें पूरी तरह बैंगनी हो गई थी और पूरी बैंगनी एनर्जी पूरे में फैल रही थी। वो इसकी वजह से पागलों की तरह हंसना चालू कर देता है और अपनी एनर्जी को कैंग की तरफ छोड़ता है, जिस वजह से वो सरकते हुए पीछे की तरफ आ गया था। और इसका ये इंसान प्रेशर कैंग को भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। और तभी वो कहता है कि बच्चे अब समय हो गया है तुम्हारे गायब होने का। और अचानक ही वो उसके पीछे से आकर कैंग की यहाँ पर गर्दन उड़ाने ही वाला होता है। कैंग ये देखकर कहता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। तब ये आवाज आती है कि बैरियर, और इसकी वजह से हेवली डीमन का जो अटैक था वो यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि अचानक ही कैंग के सामने एक बैरियर आ गया था जिसने उसकी जान बचा ली थी। वो भी ये देख कर हैरान था और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और अचानक ही पीछे से एक मेज जैसा दिखने वाला आता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्या मैं कुछ जरूरत से ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? असल में मैं बस थोड़ा सा रास्ता भूल गया था। कैंग कहता है क्या एक ग्रेट मेज? वो लड़का कहता है कि मैंने कहा है ना कि तुम कभी मुझे इस तरीके के निकनेम्स के साथ न बुलाया करो, पर इसके अलावा ये नेमेसिस है जिसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। और नरेटर आगे बताता है कि ये वो इंसान है जो कि क्लेम करता है कि ये दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो कैंग तो कब का मारा जा चुका होता। पर ये सब देखते हुए अचानक एक आवाज आती है कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ, कि एक रेगुलर मुरीम स्टोरी नहीं थी। अचानक इसके अंदर एक हाई लेवल का मेज कहाँ से आ गया, वो भी दूसरी दुनिया से? आखिर ये अपीयर कहाँ से हुआ है? मुझे इसे पढ़ने में सच में काफी ज्यादा मजा सा आ रहा था, पर इसने तो मेरा मूड पूरी तरह खराब कर दिया है। क्या ये ऑर्थर पूरी तरह से उसका दिमाग खराब हो गया है? दूसरी दुनिया, आखिर इसका मतलब ही क्या है? क्या ये चीज बिल्कुल सेंस भी बनाती है? और ये लड़का जो कि एक नोवेल पढ़ रहा था, इसका नाम जिन श्योर वुन है, जो कि एक 23 साल का लड़का है। और वहीं जिन सियो के फोन में किसी का मैसेज आता
है और वो हमें आगे बताता है कि वो 6 महीने पहले डिस्चार्ज हुआ था, जिसके बाद से वो कॉलेज के अंदर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। और वहीं पर वो अपने दोस्त के मैसेज को देखता है जो कि उसको खेलने के लिए बुला रहा था। वो कहता है कि इस कमीने को खेलने के अलावा कोई और काम नहीं है। साथ ही वो आगे बताता है ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए डिस्चार्ज होने से पहले ही मैंने एक काफी अच्छी लाइफ के बारे में प्लान बना लिए थे। मैं चाहता था कि मैं सर्टिफाइड हो जाऊं कॉलेज के अंदर वापस जाने से पहले और वो सारी चीजें पढ़ सकूं जो कि मैंने मिलिट्री के अंदर जाने की वजह से नहीं पढ़ पाया था। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि सोसाइटी के अंदर मजेदार हैं जो मैंने काफी ज्यादा मिस कर दी थी। और इसलिए जिनसी रोड पर जाते हुए कहता है कि अभी भी मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है, पर मुझे लगता है कि मुझे जल्दी ही एक पार्ट टाइम जॉब देख लेनी चाहिए। और वो आगे बताता है क्योंकि उसे मुरीम नॉवेल्स की फैंटेसी है, उसने इन फैंटेसीज की वजह से अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है, जिसके अंदर वो मुरीम वर्ल्ड का एक प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता था। और ये सोचते हुए वो एक गेम शॉप के अंदर आ जाता है तो वहाँ का आदमी कहता है क्या तुम फिर से यहाँ पर लॉयल ग्राउंड खेलना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, अब से मुझे 10 घंटे दे दो। और वो आगे बताता है कि मैं अपना बहुत सारा समय लॉयल ग्राउंड खेलते समय भी बर्बाद करता हूँ। अगर मैं सोचूं तो बस ये एक ऐसा गेम है, जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी तभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आकर खेला करता था। वो माइक पर कहता है कि मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मेरा लॉबी के अंदर वेट करना। मैंने कुछ थोड़े से चेंजेस करे हैं टूर्नामेंट के लिए जो कि मैं यहाँ पर आखिर में बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा वेट करो। और वो आगे बताता है कि जैसा कि गेम यहाँ पर कह रहा है, इसके तो 100 प्लेयर्स होते हैं जिनको आसमान से ड्रॉप किया जाता है और ये एक सर्वाइवल गेम है। मैप के अंदर पूरी तरह से खो जाओ, वेपन्स को इकट्ठा करो और एक एक को चुनकर मार डालो जब तक एक इंसान न बच जाए। और वो अकेला ही यहाँ पर चिकन डिनर करेगा। और वो अपने साथी को बताता है कि 120 और 150 मीटर पर 2 लोग खड़े हुए हैं। वो शूट करता है और एक एक बार में दोनों लोगों को यहाँ पर मार देता है। उसका दोस्त कहता है कि वाओ, सच में वहाँ पर 2 लोग ही बचे हुए थे। जिनसी चिल्लाता है कि तुम काफी जोर से चिल्ला रहे हो, तुम पहले एक बार मर चुके हो, क्या तुम्हारी इस तरीके की यैपिंग यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही नहीं हो रही? चलो अब हम लोग यहाँ पर केवल फॉर्म करते हैं और जिंदा रहते हैं, हम लोगों को सेफ जोन के अंदर रहना जरूरी है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और वो अपने दोस्त के साथ भागते हुए एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर आ गया था जहाँ पे एक स्केलेटन मार्क लिखा हुआ था। जैसे वो लोग अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक लूट को देखकर एक लड़का कहता है देखो यहाँ पर तो कितनी सारी लूट पड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है, सच में ये तो फ्री लूट है। पर उसे क्या पता था कि उसके पीछे कोई ऐसा खड़ा हुआ है जो कि बस उसको मारने का ही वेट कर रहा था। अचानक ही उसे पीछे के गेट से आवाज आती है जो देखकर वो लड़का पीछे की तरफ देखता है। उसे मैसेज आता है कि उसका टीममेट यहाँ पर मारा गया है। वो कहता है क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ था, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और वो भागता है पर तभी उसके ऊपर भी पीछे से हेडशॉट आता है और वो भी यहाँ पर मारा गया था। और पैनल पर बताया जा रहा था कि कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आखिरी बचे हुए इंसान केवल तुम हो। जिनसीओ का टीममेट ये देखकर काफी खुश था और वो कहता है कि सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसके लिए काफी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा था। वो कहता है कि ठीक है, अब इस तरीके से येपिंग करना बंद करो यार। और वो टाइम को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आप को बंद करते हुए कल से पढ़ाई करना चालू कर देना चाहिए। तभी उसके पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जहाँ पर उन्होंने उसे एकेडमी की फीस और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए थे जिससे वो कुछ अच्छा खा सके। पर वो कहती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं भेज सकती। तो वो इतने पैसे भेजने के लिए भी उनका शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो शॉप से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं कल से बिल्कुल भी आगे नहीं खेल सकता। उसका दोस्त कहता है क्या, पर तुमने तो वादा किया था कि तुम क्लैन वॉर में मेरे साथ रहोगे। पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कल से मेरी इंग्लिश एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही सोचता है कि मुझे काफी ज्यादा पछतावा सा महसूस होता है जब भी मैं मेरी माँ के मैसेज देखता हूँ। मुझे इस तरीके से रहते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। अब ऐसे ही वो अपने रूम के अंदर आने के बाद मोबाइल चलाते हुए पलंग पर लेटा हुआ था। न्यूज में बताते हैं कि कुछ मिस्टीरियस पावर वाले लोग अचानक ही यहाँ पर दिखने चालू हो चुके हैं और वो लोग अपने आप को प्लेयर्स कह रहे हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज था, क्या कि ये पेज तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, कि अचानक इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए इन फालतू चीजों पर ध्यान देने के बजाय। फिर अगले दिन सुबह होती है जहाँ पर वो अपने अकेडमी के लिए जाना चालू कर चुका था, जहाँ पर उसका दोस्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि प्लीज आज क्लैन वॉर है, प्लीज मेरी मदद कर दो। ये देखकर वो कहता है लगता है कि मुझे आज इसके आखिरी गेम में यहाँ पर मदद कर देनी चाहिए। पर वहीं सडनली जिनसीओ को एक लाइट महसूस होती है और वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देख कर काफी शौक सा हो जाता है। वो कहता है कि रुक जाओ, आखिर ये लाइट किस तरीके की है। और वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था जैसे कि वो लाइट उसकी तरफ ही बढ़ रही हो। जिसके बाद हमें उसका बैग जमीन पर गिरता हुआ दिखाते हैं और जिनसीओ वहाँ से पूरी तरह गायब हो गया था, जैसे कि वहाँ पर वो कभी था ही नहीं। हमें आवाज आती है कि आखिर वो लाइट क्या थी। और जो मैं पढ़ने के बारे में सोच रहा था, एक ही दिन में वो सब पूरी तरह तबाह हो गया। क्या मुझे इस सब की कोई सजा मिल रही है? उसे अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी और वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो ये देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पे तो ज्यादा शोर क्यों हो रहा है। और वो अपने आसपास कई सारे मेजेस को देखता है जो कि लड़ रहे थे और कई सारे वॉरियर्स को जो कि एक दूसरे की बचाने में लगे हुए थे। वो कंफ्यूज था, वो सोचता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहाँ पर अलग अलग कपड़े पहने हुए लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे, जहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो कहता है कि आखिर अचानक इतने सारे कॉस्प्लेयर लोग यहाँ पर कहाँ से आ गए। पर वहीं पर वो मेजेस को देखता है जो कि मैजिक को परफॉर्म कर रहे थे। वो ये देखकर शॉक
होते हुए कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आखिर मैं कहाँ हूँ? जहाँ पर वो कई सारे लोगों के बीच में घिरा हुआ था। एक स्टैचू जो कि सभी लोगों के बीच में बनी हुई थी, वो कहती है कि 100 प्लेयर्स को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है। वो सोचता है कि ये आवाज मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। उसके अंदर तेज लाइट निकलती है और जो सिस्टम होता है वहाँ पर इंटीग्रेट करना चालू हो जाता है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। क्या सिस्टम लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी थी? जो आवाज है उसे अजीब अजीब सी महसूस हो रही थी। अब अचानक ही उसे पूरी तरह समझ में आने लगी थी। वो सोचता है कि क्या हुआ। आखिर अचानक ही सभी लोग कोरियन कैसे बोलने लगे। उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का भी कहता है कि अब सभी लोग यहाँ पर मेरी भाषा में बात कर रहे हैं। और उसके सामने एक लड़का कहता है कि मैं काफी लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मेरे सेक्ट के दुश्मन एक एल्फ मेज अपने सामने खड़े हुए आदमी से कहता है कि तुमने मुझे सिचुएशन के अंदर डाला है। उसके सामने खड़ा हुआ बंदा हंसता है, मैं भी तो तुमसे बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर घसीट कर लेकर आ गए हो? एल्फ मेज कहता है कि ये तो काफी शर्म की बात है, पर मैं तुम्हारे किसी भी शब्द से यहाँ पर बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनने वाला। उसके सामने खड़ा स्केलेटन जैसा दिखने वाला बंदा कहता है, ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो या फिर नहीं, पर सभी लोगों को डीमन किंग की पावर के सामने अपना सिर झुकाना ही होगा। ये सुनते ही वो एल्फ मेज गुस्से में कहता है कि मैं वादा करता हूँ एज आर्च मेज कि मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर रहूंगा और साथ ही तेरे डीमन किंग को भी। और ये कहते ही वो अपने लाइटनिंग मैजिक को उस आदमी के ऊपर छोड़ देता है। पर वो भी देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि वो आदमी जो कि उसके सामने था वो कहता है, लगता है कि तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर हिट तो किया पर इसने मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया। ये सुनकर वो एल्फ मेज गुस्सा करता है, इसका मतलब यही है कि सच में तुम मुझे यहाँ पर घसीट कर लेकर आ गए हो, मुझसे सच बोलो। वो कहता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये सब सुन रहा जिनसियो कहता है, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सच्चा सपना लग रहा है। और तब इस सिस्टम की आवाज आती है कि ये गेम चालू हो रहा है। इसकी जो डिफिकल्टी है वो काफी ज्यादा आसान है और तुम लोगों को टॉप 90 के अंदर आना होगा। और जो मैप है वो किंग किंगडम्स कैपिटल है और जो टॉप 10 के अंदर आएंगे उन्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिवॉर्ड मिलेंगे। और तुम लोग यहाँ पर ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हो। सभी लोग अभी वेटिंग रूम के अंदर है, इसलिए किसी का भी अटैक किसी के ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। जिनसियो के सामने एक मैप था, वो ये देखकर कहता है, क्या ये कोई गेम का मैप है? और वो स्टेच्यू सभी लोगों को बताता है कि जो ये क्लाउड सर्वाइवल है, तुम लोग जो कि पहली बार यहाँ पर इस गेम के अंदर आए हो, मुझे इसको एक्सप्लेन करने का मौका दो। जो ये गेम है वो 100 सालों तक चलता है और हर एक दिन जो उसका मैप होता है वो धीरे धीरे करके लिमिटेड होता चला जाता है। और अगर तुम इस लिमिटेड मैप से बाहर नहीं निकलते तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। और गेम तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक एक सर्वाइवर ना बच जाए। और इसके अलावा अगर गेम खत्म हो जाता है और तुम लोग खत्म भी हो जाते हो तो इसकी वजह से तुम लोग बस केवल अपने ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर वापस पहुंच जाओगे। पर वो लोग जो कि टॉप 90 तक के अंदर नहीं होंगे उन्हें फिर कभी भी इस गेम के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। और जल्दी ही तुम लोगों को गेम जहाँ पर चालू होगा वहाँ की लोकेशन के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पर तुम्हें आइटम्स मिलेंगे जिन्हें तुम्हें ऑब्टेन करना है और उनका इस्तेमाल करते हुए टॉप 19 तुम्हें वहाँ पर आइटम्स मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें टॉप 90 के अंदर आना होगा। इसलिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। जिनसियो काफी कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई लॉयल ग्राउंड का कोई सपना देख रहा हूँ। और सिस्टम आगे बताता है कि जो टॉप 10 के अंदर होंगे या फिर उससे ज्यादा हायर होंगे उन्हें और भी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि अगर भले ये एक सपना ही क्यों ना हो, पर फिर भी सच में यहाँ पर काफी ज्यादा एब्सर्ड ह्यूमंस हैं। और इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि मैं जरूर यहाँ पर मारा जाऊंगा। और भले ये एक सपना ही क्यों ना हो, पर फिर भी मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। पर अगर सच में ये किसी तरीके का लॉग है तो शायद मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले उससे कोई कहता है कि हे अजीब से बालों वाले लड़के। जिनसियो कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं तो उसके सामने एक बड़ा सा वॉरियर खड़ा था जो कहता है कि अगर तुम इस तरीके से आसपास क्यों देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पर पहले भी आए हो? आखिर तुम कहाँ से हो? जिनसियो कंफ्यूज था कि अगर वो उससे क्या कहे, पर ये देखकर वो वॉरियर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर कर रहे हो। मैंने पूछा कि आखिर तुम कहाँ से हो? और वो अपनी तलवार से जिनसियो के ऊपर हमला करता है और तब एक काउंटडाउन यहाँ पर चालू हो चुका था। 3, 2, 1। ये देखकर वो आदमी कंफ्यूज था। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? और जैसे 1 होता है वो सोचता है कि आखिर मैं हंसूं क्यों ना, क्योंकि मैं सच में यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार ड्रीम को देख रहा हूँ, तो आखिर मुझे हंसी क्यों नहीं आएगी? और मेरी लॉग वाली एबिलिटी के साथ मैं काफी आसानी से तुम्हारे जैसे कमीनों को हरा सकता हूँ और यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए वो उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। और जैसे 1 होता है तो सभी लोग अचानक ही वहाँ से टेलीपोर्ट होना चालू हो जाते हैं। जिनसियो ये देखकर कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि काफी ज्यादा तेजी से सभी लोग उड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वो ये देखकर कहता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, जरूर वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स होंगे, पर मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं शुरुआत में आउटस्ट्राइक के अंदर जाकर अपना को सेफ रखूं। और तभी उसे नीचे एक घर जैसा दिखता है। वो कहता है कि यहाँ से शुरू करना काफी अच्छा होगा। और वो जल्दी से नीचे की तरफ उतरना चालू हो चुका था। वो जल्दी से उस घर के सामने आता है और आसपास देखता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, पर वो सोचता है कि इस तरीके से आने की वजह से मुझे तब मोशन सिकनेस होने लगी है, पर अब बस मुझे घर के अंदर जाना चाहिए। और अचानक ही उसका दिमाग यहाँ पर ट्रिगर होता है और वो कहता है कि रुक जाओ, शिट, इस मोशन सिकनेस की वजह से ना ही मुझे सही तरीके से दिख रहा है और ना ही मैंने ये देखा है कि क्या मेरे साथ कोई और तो लैंड यहाँ पर नहीं हुआ। पर वो जल्दी से भागते हुए घर के अंदर आ जाता है और कहता है अगर यहाँ पर मेरे सामने कोई दुश्मन आ जाता
है जिसके पास कोई हथियार हो तो मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा। इसलिए वो जल्दी से गेट लगाता है और वहीं वहीं हाफते हुए बैठ जाता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो तलवार वाला वो कमीना कहीं मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। मुझे वहाँ पर उसे प्रवोक नहीं करना चाहिए था। वो खिड़की से हाफते हुए देखता है कि जो आसमान था वो पूरे साफ था। वो सोचता है कि लगता तो नहीं है कि यहाँ पर कोई है। मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और साउंड महसूस नहीं हो रहा। तो चलो अब इस घर के अंदर देखते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ मिलता है। अब सबसे पहले मुझे इस घर को देखना होगा और यहाँ पर कोई आइटम अगर यहाँ पर कुछ है तो। और वहीं आसपास घूमते हुए उसकी एक चीज के ऊपर नजर जाती है और सिस्टम आता है कि उसे यहाँ पर हैवी क्रॉसबो मिल गया था। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हैवी है, पर कम से कम कुछ ना होने से तो कुछ होना काफी ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे ही मैंने इसे उठाया है, इसको चलाने का जो नेचुरल तरीका है वो अचानक ही मेरे दिमाग के अंदर जैसे फ्लो हो रहा हो। और वो उसे लोड करते हुए कहता है कि किसी आर्मी सर्जेंट के लिए तो ये वैसे भी कुछ भी नहीं है। और जैसे वो ट्रिगर दबाता है तो अचानक ही वो काफी एनर्जी के साथ शूट होता है, जिसकी वजह से वो साइड के पिलर के साथ साथ सामने की दीवार के अंदर भी छेद कर चुका था। उसकी इस टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर जिनसीओ भी काफी शौक सा हो गया था कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा काम आने वाला है, एक बार मैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाऊं। और वो बाहर निकलते हुए सोचता है कि मैंने और भी ज्यादा ढूंढा था पर मुझे वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं मिला। पर देखा जाए तो ये मैप काफी ज्यादा बड़ा है तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। अगर तुम शुरुआत में ही दुश्मन के सामने नहीं आ जाते तो तुम काफी आसानी से उनको फार्म कर सकते हो। और ये सोचते हुए वो दूसरे घर के अंदर आ गया था जहाँ पर साइड में एक एनर्जी स्क्रोल जैसा रखा हुआ था। वो उसको देखते हुए उठाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। और उसने यहाँ पे एक हीलिंग स्क्रोल को जो कि स्मॉल है उसे ऑब्टेन कर लिया था। उसे बताया जाता है कि अगर वो घायल हो तो उसको अगर वो फाड़ता है तो वो इसे हील हो जाएगा। जिनसी सरप्राइज था, वो कहता है क्या एक ऐसा आइटम जिससे मैं हील कर सकता हूँ, इसका मतलब मुझे और भी कई सारे रिकवरी आइटम्स को यहाँ पर ऑब्टेन करना होगा। और इसलिए वो एक बड़े से बैग के बारे में भी सोचता है। पर तभी उसका ध्यान साइड में रखी हुई एक चमकती हुई गुलाबी जैसी चीज के ऊपर जाता है। और जैसे वो उसे देखता है तो वो एक ब्लैक स्टार क्यूब पाम मार्शल आर्ट टेक्निक थी, एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसकी मदद से वो अपनी उंगलियों के अंदर हिडन वेपन्स को छुपा कर रख सकता था। उससे पूछा जाता है कि वो इस मार्शल आर्ट को यहाँ पे सीखना चाहता है। वो कहता है सीखना चाहता हूँ बिल्कुल, पर क्या ये किसी ट्यूटोरियल के साथ या फिर कुछ ऐसा ही शुरू होगा। पर जैसे ही वहाँ पर काफी तेज लाइट चमकती है, वहाँ पर जो मार्शल आर्ट की बुक होती है वो धीरे धीरे करके फटने चालू हो गई थी और वो शटर होते हुए उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। जिनसीओ ये देखकर कंफ्यूज हो रहा था और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि वाओ। और अचानक ही उसके जो हाथ थे वो काफी ज्यादा अजीब से महसूस होने लगे थे। जिसके बाद वो वहाँ पर रखी हुई एक कांटे वाली चम्मच को उठाता है और तेजी से दीवार पर दे मारता है और वो दीवार में धंसने के साथ साथ उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से तबाह कर देती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वाओ मैंने मार्शल आर्ट सीख लिया। जिसके बाद वो जाकर उस कांटे को बाहर निकालते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये एक फैक्ट है कि अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट बुक्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैजिक बुक्स भी जरूर होंगी। और इसके अलावा ये चीज मैं समझ चुका हूँ कि जो क्लाउड सर्वाइवल है वो लॉयल ग्राउंड की तरह ही एक सेम गेम की तरह है। अब मुझे इस पूरी जगह को जल्दी से देख लेना चाहिए जिससे मैं दूसरी जगह पर जल्दी से जल्दी जा सकूं। अब दिन ढल चुका था और पहले ही वो भागते हुए एक गांव की तरफ पहुंच रहा था। वो कहता है कि जल्दी से मुझे एक छुपने के लिए जगह देखनी होगी। पर तभी उसका ध्यान एक जगह जाता है और वो कंफ्यूज सा हो गया था क्योंकि वहाँ पर सामने की तरफ एक बिल्डिंग के अंदर लाइट जल रही थी। वो कंफ्यूज था कि आखिर इसी घर के अंदर लाइट क्यों जल रही है। और ये फैक्ट है कि अगर यहाँ पर लाइट जल रही है इसका मतलब यहाँ पर दो चीजों में से एक जरूर हो सकती है। इसका मतलब ये है या फिर यहाँ पे एक काफी रेयर आइटम छुपा हुआ है या फिर इसके अलावा ये है कि यहाँ पर कोई और है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। इसलिए वो धीरे धीरे कर उस घर के अंदर आते हुए सोचता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर मेरे अलावा और कितने लोग यहाँ पर लैंड हुए होंगे। पर अगर सच में यहाँ पर कोई छुपा हुआ है तो शायद वो ऐसा हो सकता है कि कोई कंप्लीट प्रो हो या फिर एक कम्प्लीटली नूब हो। पर मुझे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्या वो सेकंड फ्लोर के अंदर छुपे हुए हैं? मेरे पास एक हथियार है और इसके अलावा अगर मैं ब्लैक स्टार पाम क्यू टेक्निक के साथ उसके ऊपर एम्बुश कर देता हूँ तो भले ही अगर वो एक प्रो ही क्यों ना हो उसके पास यहाँ पर कोई भी मौका नहीं होगा। इसलिए वो काफी ज्यादा धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ता है और वो ऊपर की तरफ देखकर कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ पर बस एक लालटेन रखी हुई थी। वो कहता है क्या ये किसी तरीके का ट्रैप है? वहीं पर साइड में एक रूम था। जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाकर उस दरवाजे के ऊपर लात मारकर उसे खोल देता है और आसपास चेक करना चालू करता है। पर थोड़ी देर तक भी देखने के बाद भी उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो थोड़ा सा शांत होते हुए वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि सच में मैं तो अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही परेशान कर रहा था, पर ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर चेक करता है तो एक ड्रॉर के अंदर उसे एक रिंग दिखती है। वो ये देखकर कंफ्यूज था कि एक रिंग भी यहाँ पे एक आइटम हो सकती है। उसे बताया जाता है कि ये रिंग ऑफ स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ 20% से बढ़ जाएगी। वो सोचता है क्या बस इसको सिंपली पहनने की वजह से मेरी ताकत यहाँ पर बढ़ सकती है। और जैसे वो उसे यहाँ पर पहनता है अचानक ही जो एनर्जी थी वो उसके शरीर के अंदर फ्लो होना चालू हो चुकी थी। वो थोड़ा कंफ्यूज और हैरान सा हो रहा था और वो कहता है कि मेरी बॉडी पहले से काफी लाइटर से महसूस हो रही है और इसके अलावा जो क्रॉसबो का वेट था वो भी पहले से काफी ज्यादा कम महसूस हो रहा है। और वो स्टेटस विंडो के अंदर देखकर कहता है कि ये तो कमाल है, मेरी स्ट्रेंथ सच में 20 से बढ़ चुकी है। और साथ ही वो कहता है कि जो मेरी क्लास है वो एक मार्शल आर्टिस्ट की है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मार्शल आर्ट सीख लिया है। सच में ये तो काफी ज्यादा
ज्यादा कूल है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने शुरुआत की है ये काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलो अब फर्स्ट फ्लोर को सही तरीके से देखना चालू करते हैं। और थोड़ी देर बाद उसे सब स्पेस रिंग दिख जाती है जिसके अंदर वो कई सारी चीजों को स्टोर कर रख सकता था। बताया जाता है कि वो आइटम को स्टोर कर सकता है और उन्हें पकड़ सकता है केवल एक बार सब स्पेस सोचने भर से। और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो कहता है कि ये तो बिल्कुल किसी इन्वेंट्री की तरह है। मुझे लगता है कि मैं काफी बड़े बैग के बजाय इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो जैसे सब स्पेस कहता है तो वहाँ पर एक सब स्पेस ओपन हो जाता है। वो कहता है कि वाओ, सच में ये तो काफी ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, पर ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर अब मैं यहाँ पर किसी भी बैग को अपने साथ लेकर ना घूमूं। और अब वो जितनी भी चीजें बैग के अंदर थी उन सभी को उसके अंदर रख देता है। और वो बस यही सोच रहा था कि ये आइटम्स और जो मार्शल आर्ट है, अगर मैं रियल दुनिया के अंदर चला जाता हूँ तो क्या भी ये चीजें फिर भी रियल रहेंगी या फिर मुझसे ले ली जाएंगी। जिसके बाद वो देखता है कि अभी तक किसी को भी किसी ने नहीं मारा था, पर वो जैसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी तक बस केवल एक ही आदमी यहाँ पर मरा है। इसका मतलब यही है कि मुझे तब तक अपने आप को सर्वाइव करना होगा जब तक केवल 90 लोग ना रह जाएं। पर इसके अलावा अभी मैं घरों के अंदर जाकर कई सारे कंज्यूमेबल आइटम्स को ऑब्टेन कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं कई सारे हिडन वेपन्स को भी ढूंढ सकता हूँ, और इसके अलावा जिनको मैं ब्लैक स्टार क्यू पाम के साथ इस्तेमाल कर सकूँ। और अब वो कई सारी चीजों को ऑब्टेन करने के बाद सोचता है कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जब तक सुबह नहीं हो जाती मेरा यहाँ पर रहना ही काफी अच्छा होगा। क्योंकि वो ताकतवर लोग जिन लोगों को मैंने वेटिंग रूम के अंदर देखा था, वो ऐसा हो सकता है कि अंधेरे में आकर मेरे ऊपर हमला कर दें। और जो मेरी अभी लेवल है इसमें ये चीज तो पक्की है कि अभी मैं उनको चाहकर भी नहीं हरा सकता। पर अगर मैं छुपा रहता हूँ और कैसे भी करके टॉप 10 के अंदर आ जाता हूँ तो ये काफी अच्छा होगा। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि अभी मैं यहाँ पर रुक कर कल एक काफी ज्यादा अच्छी जगह जाऊँ। पर अभी रात में काफी कम लोग होंगे, इसलिए चलो सुबह होने से पहले एक और जगह पर चलते हैं। और वो जंगल के अंदर से घूमते हुए कहता है कि मैं लगातार काफी देर से आगे बढ़ रहा हूँ पर मुझे जरा सी थकान महसूस नहीं हो रही। क्या ये रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है? ये काफी औसम है। पर इसके अलावा भले ही मेरी ताकत बढ़ चुकी हो पर अभी भी मुझे भूख और थकान महसूस हो रही है। इसका मतलब जो ये गेम है वो सच में रियलिटी की तरह ही है। और अब मुझे काफी भूख लग रही है पर मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। पर जरूर सिटीज के अंदर खाना हो सकता है। और अगर मैं मैप को देखता हूँ तो आसपास यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, पर आखिर वो घर कहाँ है? पर अचानक ही उसके पीछे से रोर करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद जिनसियो थोड़ा सा कंफ्यूज और काफी घबरा गया था। इसी वजह से वो तेजी से भागना चालू करता है और कहता है कि शिट, मैंने तो इसको आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा। और वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ पीछे की तरफ देखता है और वो ये देख कर हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक बियर वुल्फ था। और अचानक ही वो उसके साइड में आ जाता है और वो अपने पंजे से जिनसियो के ऊपर हमला करता, पर अचानक ही वो जंप करते हुए वहाँ से भाग जाता और कहता है कि अब तो मेरी बैंड बजने वाली है। और उसका ये अटैक उस पेड़ को आधे ज्यादा चकनाचूर कर चुका था। वो गिर गिर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर जिनसियो उनसे बचने के लिए बस वहाँ से भागे जा रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये तो बस PvP गेम है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। अगर मुझे ऐसा कुछ पता होता कि ऐसा कुछ मेरे आसपास घूम रहा है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने के बारे में सोचता तक नहीं। और भले ही अगर मैं नाम से यहाँ पे एक रैंकर ही क्यों ना हूँ, पर ये तो सच में काफी ज्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं किसी नूब की तरह यहाँ पर मर जाता हूँ। सच में बेचारे की बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फट चुकी थी, इसलिए वो बस भागते भागते अचानक ही उसे एक घर दिखता है। वो कहता है कि बस मुझे कैसे कर वहाँ पर पहुँचना होगा। और जल्दी से वो वहाँ पर पहुँच गेट लगाकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था, पर अभी भी उसे उन वेयरवुल्व्स की आवाज आ रही थी जो कि वहाँ पर रोर कर रहे थे। वो कहता है कि शिट, क्या वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? और इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था क्या करे वो यहाँ पर क्या करे। वो गेट खोल कर सामने की तरफ देखता है तो उसे वो वेयरवुल्व्स दिखते हैं जो कि उसकी स्मेल के साथ साथ इस घर के पास आ चुके थे। वो भी इस चीज को समझते हुए कहता है कि जिस तरीके से ये आसपास सूंघ रहे हैं उन्हें मेरा सेंट जरूर आ गया होगा, पर अगर ऐसा है तो मैं अगर सबसे पहले इनके ऊपर हमला करता हूँ तो शायद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। इसलिए वो अपने क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर पॉइंट करता है और जैसे शूट करता है तो वो एरो एक वेयरवुल्फ के मुंह के आर पार निकल गया था, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाता है और वहाँ पर खत्म हो जाता है। ये देखकर जिनसियो को काफी अच्छा लगता है कि अच्छा है कि ये यहाँ पर मारा गया। और साथ ही रिंग ऑफ स्ट्रेंथ का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से वो एक हाथ से यहाँ पर फायर कर पा रहा था। अब बस उसे यहाँ पर एक और का सामना करना था, पर उस वेयरवुल्फ को पता चल चुका था कि आखिर जिनसियो कहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि अपनी ताकत लगाते हुए उस गेट को ब्लॉक करने की कोशिश तो कर रहा था पर वो वेयरवुल्फ उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ये देखकर वो उसे बचने की कोशिश करता है पर उसके गाल के ऊपर इसकी वजह से कट लग गया था और इसकी वजह से जिनसियो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। अब वो वेयरवुल्फ और जिनसियो दोनों ही उस घर के अंदर थे यहाँ पर वो इसलिए परेशान हो रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे। वो जल्दी से शूट करने के लिए उसकी तरफ अपने क्रॉसबो को पॉइंट करता है पर वो अपने हाथ के साथ उस एरो को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उस वेयरवुल्फ की जो डरावनी हंसी थी वो जिनसियो को अपनी रूह तक डरा देती है। अब वो तेजी से जिनसियो की तरफ कूद गया था, उससे बचने के लिए वो भी कूद जाता है और वो सोचता है कि शायद अब मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा, पर तभी वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो सब स्पेस का इस्तेमाल करते हुए एक छुरी निकालता है और साथ ही ब्लैक पाम स्टार क्यू का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसे वेयरवुल्फ की तरफ फेंक देता है। इसकी वजह से उसकी छाती में काफी ज्यादा बड़ा छेद हो गया था और वो यहाँ पर उसके अटैक की वजह से मारा गया था। और जिनसियो सामने की तरफ उस छेद के अंदर से देखते हुए कहता है
है कि मैं इतनी आसानी से हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी एक अंडरलिंग से बिल्कुल भी नहीं। बेयरवुल्फ के वहाँ से गायब हो जाने के बाद वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं तो यहाँ पर मर गया। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैंने सही समय पर उस डैगर को निकाल कर उसकी तरफ फेंक दिया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं किसी मॉब की तरह यहाँ पर फेल हो जाऊंगा और किसी लूजर की तरह यहाँ पर मर जाऊंगा। ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग है। पर वहीं उस बेयरवुल्फ के मरने के बाद वहाँ पर एक पाउच पड़ा हुआ था। वो ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये एक मॉब ड्रॉप है? और वो उसको देखकर कहता है कि डैम इट, ये तो बस पानी है और थोड़ा सा जर्क है। पर इसकी वजह से वो थोड़ा सा खुश भी था क्योंकि कम से कम अब वो यहाँ पर कुछ खा तो सकता था। जिसके बाद वो आसपास चेक करना चालू करता है और सब वहाँ पर एक पीस ऑफ आर्मर दिखता है और उसे लगता है कि एक बुलेट प्रूफ वेस्ट की तरह है जैसा कि लॉयल ग्राउंड के अंदर था। पर वो उसे उठाकर जैसे ही पहनता है वो कहता है कि ये तो मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है। पर अचानक ही वो उसके साइज के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट हो गया था। तो उसे पता चलता है कि अब वो फायर और जो विंड मैजिक है उसके खिलाफ जो उसकी रेजिस्टेंस है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखने के बाद जिनसियो काफी खुश था और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है, इसने केवल मेरे एक ही नहीं बल्कि दो स्टेट्स को बढ़ाया है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इसकी जैसी और भी कई सारी चीजें आसपास जरूर होंगी। और ये कहते हुए गलती से उसका पैर नीचे के एक चीज के ऊपर टकरा जाता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या था, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर जैसे वो फिर से पैर मारता है तो वहाँ पर वो जो चीज थी वो टकरा कर गिर जाती है। वो कहता है कि ये जरूर यहाँ पर छुपा हुआ एक आइटम है और ये महसूस होता है जैसे कि कोई कपड़ा हो। वो उसको चेक करता है तो उसे बताया जाता है कि ये नाइट क्लोव है जिसको उसने यहाँ पर पहन लिया है। इसकी वजह से जब भी वो अंधेरे में घूमेगा तो वो डार्कनेस के साथ यहाँ पर ब्लेंड हो जाएगा और जिसके बाद उसे मैजिक के साथ भी ढूंढा नहीं जा सकता और साथ ही जो वो साउंड करेगा वो भी पूरा सप्रेस हो जाएगा। ये देखने के बाद शिनजी काफी खुश होते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ा पागलपन है। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी इंसान को अवॉइड कर सकता हूँ अगर वो रात में मेरे सामने आने की कोशिश करता है। ये तो सच में जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा कमाल का आइटम है। उसके लिए तो ऐसा था जैसे कि उसके लिए एक लॉटरी सी लग गई हो और वो खुश था कि इसकी वजह से वो और ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर जी सकता है। इसलिए वो कहता है तो चलो चलते हैं। अब मुझे तब भरोसा है कि मैं आधी रात में भी यहाँ पर फार्म कर सकता हूँ और किसी को मेरे बारे में पता तक नहीं चलेगा। और वो रात में फिर से जंगल के अंदर घूम रहा था जहाँ पर वो सोचता है कि अभी तक मेरे आसपास कोई भी नहीं आया है कि ये इसी वजह से क्योंकि मैं एक रैंडम लोकेशन के अंदर आ गया था। पर वहीं उसे पीछे से किसी की हफाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वहाँ पर एक आदमी भागते हुए आ रहा था जिसके ऊपर कई सारे कट्स लगे हुए थे। वो भागते हुए कहता है कि अगर मैंने उसे सही समय पर इस्तेमाल किया होता तो उसकी जैसे एक कमीना मेरे सामने कुछ भी नहीं था। वो एक जगह पर आकर थक कर सांसें लेने लगा था और उसके पीछे जिनसियो झड़ियों के पीछे छुप कर उसको देख रहा था। वो लड़का कहता है आखिर कौन ने सोचा था कि यहाँ पर मेरे किसी मेज से मुलाकात हो जाएगी। जिनसियो अपना क्रॉसबो निकाल कर उस आदमी के ऊपर शूट करने के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो देखने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए उसकी कोई चिंता भी नहीं थी। इसलिए वो उसे पॉइंट करे हुए था कि चलो अब इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ये बस बिल्कुल किसी गेम की तरह ही एक इंसान है जो कि यहाँ पर घूम रहा है। पर उसे यहाँ पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान को जान से मारने वाला था। वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ। पर तभी उसे एक आवाज आती है एक्सक्रोस फ्लेम और जिनसियो के साइड में से एक बड़ी सी फायर बॉल उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी। ये देखने के बाद वो जोर से चिल्लाता है और इस फायर बॉल के टकराने के बाद वो आदमी पूरे झुलस गया था और यहाँ पर मारा जाता है। जिनसियो कहता है क्या वो यहाँ पर मारा गया। वो बहुत ज्यादा हैरान था और वो सोचता है क्योंकि यहाँ पर कोई लाश नहीं है बल्कि बस एक चेस्ट है। ये देखकर अमेली पूरे साफ हो चुका है कि ये डेफिनेटली एक गेम है और इसके अंदर जरूर वो आइटम्स होंगे जो कि उसने अभी तक उठाए थे। पर आखिर वो फायर बॉल कहाँ से आई थी। और वहीं उसके साइड में खड़ा हुआ एक फायर मेज हंसते हुए कहता है एक ऐसा इंसान जो कि मैजिक तक को इस्तेमाल नहीं कर सकता आखिर उसकी मेरे सामान चुराने की हिम्मत तक कैसे हुई। जिनसियो उसके पैरों में बैठा हुआ था। वो अपने हाथ से अपने मुंह को बंद कर लेता है और वो मैजिक सोर्ड्समैन आगे कहता है कि वो कमीना तो काफी ज्यादा अनलकी था। अगर वो पहले ही मेरी तलवार से मारा जाता तो उसे यहाँ पर जलने के दर्द को महसूस करना ही नहीं पड़ता। जिनसियो सोचता है कि इसने मुझे देखा ही नहीं इसी वजह से ये आराम से यहाँ से निकल गया। सच में ये क्लोव तो काफी ज्यादा औसम है। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये काफी गर्व की बात है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरे हो। तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके पास क्या क्या ड्रॉप थी। और जिनसियो सोचता है कि वो इंसान जो कि यहाँ पर मरा है वो भी बिल्कुल मेरी तरह कोई एक प्लेयर था। अब वो अगला इंसान मैं हो सकता हूँ जिसका ये इंसान यहाँ पर शिकार करे। इसलिए जिस समय मैं यहाँ पर हेजिटेट करूंगा कोई जो कि हाई रैंकिंग का होगा वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा होगा। इसलिए अगर ऐसा है तो मैं जरा सा भी हेजिटेट नहीं कर सकता अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ। इसलिए वो मैजिक सोर्ड्समैन वहाँ पर उसकी लूट को देखने में लगा हुआ था। पर तभी पीछे से एक एरो आता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर जब तक वो उस चीज को महसूस कर पाता उससे ही पहले वो उसके बैरियर से आकर टकराता है और उसे पूछे से क्रैम्बल कर देता है। ये देखकर वो शॉक होते हुए कहता है कि एक प्लेयर। वो परेशान था। वो कहता है कि प्लेयर मैंने सच में कुछ जरूरत से ज्यादा यहाँ पर शोर मचा दिया है और ये सारी की सारी उस कमीने की गलती है। पर तभी फिर से एक और एरो आता है जो कि उसके बैरियर से टकराता है और उसके ऊपर और भी कई सारे क्रैक्स आ रहे थे। वो सोचता है कि डैम इट अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा बैरियर जल्दी ही यहाँ पर टूट जाएगा। जिनसियो उसी की तरफ देख रहा था और वो मैजिक वॉरियर सोचता है कि तुम वहाँ पर हो और वो उसकी तरफ एक स्ट्राइक दे मारता है। एक फायर बॉल उसकी तरफ फेंकता है। ऐसा लगा था कि वो जिनसियो को ही टकराएगा पर वहाँ पर बस पेड़ जलकर खाक हो जाता है।
वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, डरपोकों की तरह लड़ना बंद करो और मेरे सामने आओ। पर वहीं एक डैगर उसकी तरफ आता है और वो इस चीज को महसूस करता है कि जो उसका बैरियर था डैगर टकराने की वजह से यहाँ पे पूरे चकनाचूर हो चुका है। ये देखकर वो परेशान होते हुए कहता है कि बैरियर कमीने, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। वो बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था, पर जिनसियो था कि वो तो झाड़ियों में बस आराम से बैठा हुआ था। वो पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाते हुए आसपास पूरे फायर बॉल फेंकना चालू करता है, पर अगले ही पल उसके सिर में एक डैगर आकर टकराता है, जिसकी वजह से वो रोते हुए खून के साथ यहाँ पर आकर गिर गया था। और इस फाइनल अटैक के साथ जिनसियो ने उसे यहाँ पर मार डाला था। वो भी काफी सरप्राइज था। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर जीत गया। अब यहाँ पर उसके मरने के साथ उसके सामने 2 चेस्ट पड़े हुए थे, पर वो सोचता है कि अगर किसी ने इस फायर को देख लिया होगा और मेरा पीछा करा होगा तो सच में काफी ज्यादा अनोइंग होगा। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसलिए वो अपने सब स्पेस का इस्तेमाल करते हुए मेज की चेस्ट को सबसे पहले खाली करता है, जहाँ पर उसके पास और भी कई सारे हीलिंग आइटम्स रखे हुए थे। और वहाँ पर वो एक पेंडेंट को देखता है, जिसको देखकर वो कहता है कि ये तो एक कचरा आइटम है जो कि मेरी प्रॉपर्टी भी नहीं है, पर फिर भी चलो इसको रख लेते हैं। पर वहीं उसका ध्यान दूसरे आदमी की चेस्ट के ऊपर जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर ग्लो कर रहा था और उसने यहाँ पर उसे सर्कल स्टोन ऑब्टेन कर लिया था। उसे पता चलता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो वो अपने हार्ट के आसपास एक सर्कल को बना लेगा, जिससे वो यहाँ पर माना को इस्तेमाल कर पाएगा। और एक बार ऐसा करने के बाद वो मैजिक को भी यहाँ पर सीख सकता है। वो कहता है क्या इसकी मदद से मैं यहाँ पे एक मेज बन सकता हूँ। तभी उसे याद आता है वो लड़का कह रहा था कि अगर मैंने उसे इस्तेमाल किया होता तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं था। और वो सोचता है कि अच्छा इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। जिनसे वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी इस लूट का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। और वो सारी चीजें अपने इन्वेंट्री के अंदर रखने के बाद एक सेफ जगह पर जाने के लिए निकलने लगा था। और वो सोचता है कि मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं सर्कल स्टोन को इस्तेमाल कर सकूं। और वो घूमते हुए एक जगह पर आ गया था और वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। जिसके बाद वो अंदर बैठकर वहाँ पर सर्कल स्टोन को निकाल लेता है। जब उससे पूछा जाता है क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो कहता है कि बिल्कुल। पर उसे बताया जाता है कि उसे यहाँ पर बिना हिले 3 घंटे तक यहाँ पर बैठना ही होगा। और इस समय पर अगर कोई उसके ऊपर हमला भी करता है या फिर वो किसी और तरीके के आइटम को इस्तेमाल करना चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके अलावा इस सर्कल के फॉर्म होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी होगा। और जैसे ये नोटिफिकेशन कंप्लीट होती है, जिनसियो के शरीर के अंदर एक दर्द यहाँ पर उठना चालू हो गया था और अब उसे ऐसे ही बैठे बैठे रात से दिन हो जाती है। वो कहता है कि मैंने उस चीख को अपने अंदर ही दबा लिया जो कि काफी ज्यादा बुरी तरीके से बाहर आना चाहती थी, और मैंने वो पूरे 3 घंटे बिताए उस दर्द को सहते हुए। बेचारे की हालत काफी ज्यादा देखने लायक होती है, जिसको देखकर मुझे हंसी आ रही है। वो रोते हुए कहता है कि मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है। अगर मैं सोचूं तो क्या ये मेरे लिए सच में खत्म हो गया। मार्शल आर्ट को सीखना तो काफी ज्यादा इजी है, पर मैजिक को सीखना। जिसके बाद वो स्टेटस देखता है तो अब यहाँ पर उसके पास माना का स्लॉट भी आ गया था, जिसके ऊपर 30 लिखा था। यानी देखकर लगता है कि हम लोग एक समय पर भी 2 जॉब्स को एक ही बार में रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास माना का स्टेटस भी है, और अब क्योंकि उस समय पर 2 लोग मारे गए थे तो जरूर अब जो सर्वाइवर्स के नंबर्स है वो काफी ज्यादा कम हो गए होंगे। पर जैसे वो सर्वाइवर्स को देखता है तो वो ये देखकर शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। आखिर एक ही रात में ये सब कितना ज्यादा कैसे गिर गया, क्योंकि अब वो 100 से केवल 45 पर पहुंच चुके थे। और उस लिस्ट में केवल एक ही का नाम था, नाम सिंह वांग, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम सांग वैंग ऊपर की तरफ खड़ा हुआ था और उसके नीचे एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो कहता है कि प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो, और सांग वैंग अपने दांतों के ऊपर अपनी जीभ को फेरते हुए उसकी तरफ ही बढ़ता चला जा रहा था। और ये वही आदमी था जो कि वेटिंग रूम के अंदर जिनसियो को डरा रहा था, और वो अचानक ही पत्थर के टकराने की वजह से मुंह के बल गिर गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए रोते हुए कहता है कि टॉप 90 के अंदर, मैं बस टॉप 90 के अंदर आना चाहता हूँ। पर सांग वैंग अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है। वो कहता है कि मैं इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकता, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। पर सांग वैंग अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और इसके बाद हमें खून की छींटे दिखाते हैं। इसका मतलब उसने उस आदमी को वहाँ पर मार दिया था। सिर को तबाह कर देने के बाद सांग वैंग उसका खून छड़ाते हुए कहता है, इसके साथ जितने पार्टिसिपेंट उसको जानते हैं वो जरूर मेरे पीछे आएंगे, मैंने सही कहा ना। और वो यहाँ पर उसकी लूट के ऊपर भी जरा सा ध्यान नहीं देता और जंप कर बस वहाँ से आराम से निकल जाता है। अब इस गेम के अंदर तीसरा दिन चालू हो चुका था और जिनसे परेशान था कि आखिर एक ही रात के अंदर 54 लोग आखिर कैसे मारे जा सकते हैं, और आखिर ये सांग वांग कौन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी भी भागते हुए उस इंसान के सामने ना आ जाऊँ। पर वही वो ये भी सोचता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि आखिर में वो टॉप 10 के अंदर आ जाए, क्योंकि शुरू होने से पहले ही वहाँ पर अनाउंस हुआ था कि जो लोग यहाँ पर का टॉप पर पहुंचेंगे उन्हें अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि वो शायद कोई पैसे या फिर आइटम्स हो सकते हैं, पर मैं तो बस ये चाहता हूँ कि काश जो आइटम और स्किल्स मैंने यहाँ पर ऑब्टेन करे हैं मैं उन्हें अपने साथ रियल वर्ल्ड के अंदर ले जाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। और वो खड़ा थोड़ा सा परेशान सा होते हुए सोचता है कि बाहर एक किलर है जो कि सभी लोगों को मार रहा है और मैं यहाँ पर बस इसी तरीके से खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे बस जल्दी यहाँ से निकलना चालू करना होगा, पर अब मैं डेफिनेटली अपने अंदर से निकलने वाली पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या ये सच
में माना है। बिल्कुल, वहाँ पर मैंने एक मैजिक बुक को भी ढूंढा था जब लूट करी थी उस समय पर, और उसने यहाँ पर मैजिक बुक ऑफ द विंड बॉल को ढूंढा था। इसको देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे पता था, और जैसे ही वो उसको सीखने के लिए क्लिक करता है, जो वो बुक थी वो वापस शटर हो जाती है और उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, पर इसकी वजह से जो मैजिक स्पेल था वो अचानक ही मेरे दिमाग के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से शायद मैं इसको सीख गया हूँ। उसके बाद वो इंकैंटेशन पढ़ना चालू करता है और वो कहता है कि विंड बॉल, और अचानक ही उसके हाथ के ऊपर कई सारी बॉल्स बनती हैं जो कि उसकी उंगलियों के ऊपर शो हो रही थी। वो ये देखकर कहता है क्या ये बस इतना ही है, पर फिर वो उन बॉल्स को लेकर सामने की तरफ फेंकता है और वो बॉल जैसे नीचे जाकर टकराती हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। वो ये देखकर कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है, सच में ये तो काफी ज्यादा काम आने वाली है। पर आकर अचानक ही मुझे काफी ज्यादा थका थका सा महसूस क्यों हो रहा है कि ये इसी वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पे मैजिक को इस्तेमाल किया है। उसका माना 30 से 0 हो चुका था। अब जैसे ही समय बीतना चालू होता है, जो रिस्ट्रिक्टेड जोन था वो धीरे धीरे कर मैप के ऊपर अपीयर हो चुका था, और जो रेंज थी अब वो भी धीरे धीरे कर सिकुड़ने लगी थी। पर वो यही सोच रहा था कि वो केवल कोने पर रहकर धीरे धीरे कर फार्मिंग करता रहेगा, पर अब उसे दूसरे लोगों से शायद नहीं लड़ना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो पहले यहाँ पर मारे जा चुके हैं। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी जाकर फार्मिंग करना चालू करना होगा, इससे पहले कि जो रिस्ट्रिक्शन जोन है वो और ज्यादा छोटा हो जाए। पर वहीं हमें देखता है कि जिनसियों को पेड़ पे से एक आदमी था जो कि देख रहा था, और देखने में वो कोई मुनीम लॉर्ड लग रहा था। वो कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बाद वो जिनसियों का पीछा करते हुए उसकी तरफ निकल जाता है। फिर हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि धूप काफी ज्यादा तेज हो रही थी। वो कहता है कि मैंने मैप पे देखा था कि कुछ यहाँ पर आसपास बने हुए हैं, पर तभी वो ये देख काफी ज्यादा शौक सा हो गया था क्योंकि वहाँ पर घरों के पास कई सारे चेस्टेस पड़े हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी। पर तभी वो वहाँ पर किसी की प्रेजेंस को सेंस करता है। ये देखकर वो घबराते हुए जल्दी से अपने विंड बॉल्स को रिलीज करता है और उस तरफ स्ट्राइक दे मारता है। वो दरवाजा टूट गया था और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पर ये देखने के बाद जिनसियो कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो कहता है क्या बस यहाँ पर हवा बह रही है, पर मुझे लगा था कि यहाँ पर मैंने किसी की प्रेजेंस को सेंस किया था। पर वहीं उसका ध्यान अंदर उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर काफी सारा खून फैला हुआ था। वो कहता है क्या वो इंसान घायल है, जरूर यहाँ पर उसकी किसी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग इंसान से लड़ाई हुई होगी, पर आखिर में वो सर्वाइव कर यहाँ पर छुप गया। क्यों ना मैं, अगर वो यहाँ पर घायल है तो उसे मार डालूं, जरूर उसके पास काफी ज्यादा अच्छे आइटम्स होंगे। पर इसके अलावा मुझे सर्वाइव करने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए वो उस आदमी को वहाँ पर छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जिन सीओ को जाता हुआ देखकर वो आदमी धीरे धीरे कर बाहर आता है और वो कहता है कि वो सच में यहाँ से चला गया, और वो सुकून की सांस लेते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैं जल्दी से छुप गया था, वरना तो मैं यहाँ पर मारा जाता। अगर मैं यहाँ पर घायल नहीं होता तो मैं काफी आसानी से उसे यहाँ पर खत्म कर सकता था। इसलिए मुझे जल्दी से जितनी भी चीजें उनको लूट कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो बस ये सब सोच ही रहा था, पर अचानक की साइड से एक एरो आता है जो कि उसके सिर को चीरते हुए उसके सिर के आर पार चला जाता है, और इस तरीके से उस आदमी की यहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर चेस्ट बन चुका था और हमें दिखता है कि जिनसियो पेड़ के ऊपर से उसे देख रहा था और उसी ने ही अपने क्रॉसबो के साथ उसे यहाँ पर खत्म कर दिया था। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि ये काफी जल्दी बाहर आ गया, अब इसकी वजह से मैं जल्दी से फार्म करते हुए रिस्ट्रिक्शन जोन की तरफ बढ़ सकता हूँ। और वहीं शिनजियोन को अचानक एक आवाज आती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा स्किल से रखते हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गया था और वो पीछे की तरफ हैरान होते हुए कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर गार्ड डाउन कर दिया। पर वो बूढ़ा सा आदमी उसको देखकर कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ क्वेश्चन करने के लिए आया हूँ। जिनसे वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बता भी देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, पर उसके बाद भी हम दोनों अलग अलग जगह से रहने वाले हैं, मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि हाँ ऐसा तो है। साथ ही वो सोचता है कि ये इंसान उन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है जिनसे अभी तक मैं मिला हूँ। और वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम जेंग डो चियोंग है, वो उससे कहता है कि इससे पहले तुमने कभी भी इस तरह की किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या कोई गेम, अगर तुम्हारा मतलब क्या है। जेंग कहता है कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ और मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि तुमने यहाँ पर काफी तेजी से अडेप्ट किया है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें पहले से ही ये पता है कि ये चीज रियल नहीं है। पर वो कंफ्यूज था कि आखिर मैंने इसको नोटिस क्यों नहीं किया और आखिर ये बूढ़ा आदमी कब से मेरे ऊपर नजर बनाए हुए है। इसलिए वो जेंग को बताता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, पर जिस दुनिया से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने इसकी जैसे कई सारे गेम्स अपनी दुनिया के अंदर खेले हैं। जेंग कंफ्यूज था क्या कोई गेम, क्या वो भी बिल्कुल इसी तरीके के। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। और वो सोचता है कि भले ही जो उसकी अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा अलग है, पर अब ये चीज मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये मेरी दुनिया से नहीं आया। इसलिए वो जिनसियो से कहता है कि अब जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। तो वो कहता है कि हाँ, जो तीसरा दिन है वो खत्म होने वाला है। वो कहता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर भी जो चांद है वो इतना ही ज्यादा बड़ा है। तो ये सुनकर वो शौक था। वो कहता है कि आज से पहले मैंने चांद को तो नोटिस ही नहीं किया कि वो सच में इतना ज्यादा बड़ा है। इसलिए वो बताता है कि नहीं, चांद हमारे यहाँ इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है। वो कहता है कि हाँ, जिस दुनिया से मैं आया हूँ उस दुनिया का चांद भी काफी छोटा है। चलो जेंग उससे पूछता है क्या तुम मुझे उस गेम के बारे में बताओगे जिसके बारे में अभी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था। वो कहता है कि यहाँ पर अगर सोचा जाए तो कोई भी जगह पर काफी आसानी से हम लोगों के ऊपर हमला
कर सकता है। वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है और ये काफी लंबी बात हो सकती है, इसलिए हम लोगों को एक दूसरी जगह पर जाना चाहिए। जेंग कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये बातें काफी लंबी होने वाली हैं, तो क्यों ना हम लोग कहीं और चले। पर जिनसियो उससे कहता है कि पर आखिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूँ कि तुम मुझे मारोगे नहीं। पर तभी वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये चीज काफी अच्छे तरीके से पता है, पर तुम यहाँ पे बिल्कुल भी शोर मत मचाना अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी का शिकार हो जाओ। और ये कहकर जेंग कावदा तेजी से जंप करते हुए उसे अपने हाथों में पकड़े हुए वहाँ से कहीं और ले जाने लगा था। और उसकी इस स्पीड को देखकर जिनसियो भी कावदा शौक था और वो सोचता है कि उस समय पर मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों का एक दूसरे के सामने आना आगे जाकर क्या ला सकता है। अब जिनसियो उसे सारी कहानी बताता है तो जेंग कहता है कि अच्छा यानी तुम ये कह रहे हो कि तुम वर्चुअल स्पेस के अंदर कुछ गुड़ियों के साथ खेलते हो। सुनकर ऐसा लगता है जिस दुनिया से तुम आए हो वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल चीजें हैं। पर वो घबराया हुआ पेड़ की ब्रांच को पकड़े हुए कहता है कि तुम तो मुझे कुछ ज्यादा ही ऊपर लेकर आ गए। पर वो आगे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊं, पर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर काफी ज्यादा हाईली एडवांस सिविलाइजेशन है। जेंग कहता है कि एडवांस सिविलाइजेशन क्या इसी की वजह से तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा जल्दी से अडेप्ट हो गए। और वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, आखिर वो मुझे कितने लंबे समय से देख रहा था। तभी जेंग उसे बताता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो। ये सुनकर वो सोचता है कि ये मेरे माइंड को पढ़ रहा है। मैं ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर काफी साफ हवा को एंजॉय करूंगा, वो भी इन 100 दिनों के लिए। पर अचानक ही मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर गया और यही सोच रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे होगे। और मैंने केवल तुमसे बात करने के बारे में तभी सोचा क्योंकि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है। पर मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तुम मेरे सामने इतना ज्यादा परेशान मत हो। वो कहता है कि मुझे भी ये नहीं पता कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आया गया है। जेंग कहता है पर क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने तुम्हारी दुनिया में इस तरीके की गेम्स को खेला हुआ है। जिनसियोंग कहता है कि वो तो बस एक खेलने का तरीका है जिसके अंदर बस केवल मजे के लिए खेला जाता है, पर उसके अंदर कोई भी इंसान मरता नहीं है। इसलिए अब ये बात उस सुपर नेचुरल बींग्स के ऊपर आ जाती है कि आखिर उनका मोटिव क्या है, कि आखिर वो हम लोगों को दूसरी दुनिया से उठाकर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। इसी वजह से मुझे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जेंग इस चीज को समझते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, पर मैं ये चीज समझता हूँ कि जो ये गेम है असल में वो किसी के लिए सच में काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जेंग ये सुनकर कहता है क्या अपॉर्चुनिटी। जिनसियोंग उसे समझाता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा कि हम लोग यहाँ पर असल में नहीं मर सकते, पर एक बार तुम यहाँ पर मर जाते हो तो तुम्हें एक रैंक मिलेगी और एक रिवॉर्ड जो कि तुम्हारे रैंक के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवॉर्ड यहाँ पर तुम्हें दिया जाएगा असल में वो वही आइटम होगा जो कि तुमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। जेंग कहता है कि तुम्हारा मतलब उन चीजों से जो कि तुम अपने ऊपर पहने हुए हो। वो कहता है कि बस केवल ये चीजें ही नहीं बल्कि स्किल्स भी, मार्शल आर्ट जो कि तुम यहाँ पर सीखते हो। पर बिल्कुल अब ये चीज का कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे मैं इस चीज को प्रूव कर सकूं। ये मैजिक सच में काफी ज्यादा कमाल की चीज है। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिनसियोंग बताता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि भले तुम्हें उनकी जरूरत ना हो, पर यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, इसलिए ये एबिलिटी उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर कोई भी स्ट्रगल नहीं है। वो कहता है कि तुम देखने में किसी मार्शल आर्ट मास्टर की तरह लगते हो, इसका मतलब तुम्हारी दुनिया में जरूर तुम्हारे फॉलोवर्स होंगे। ऐसे मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता जिसकी रियल दुनिया में कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी भी इंसान की स्ट्रगल लाइफ के लिए काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जंग जोर जोर से हंसने लगा था और वो कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा मजेदार बातें करते हो छोटे बच्चे। पर वो सुनकर कहता है कि हे तुम काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे हो, अपनी आवाज कम करो। पर इसके अलावा वो जिंगसियोंग से पूछता है कि थोड़ी देर पहले तुम अपनी उंगलियों को हवा में उड़ा रहे थे, आखिर सबका मतलब क्या है। तो वो कहता है क्या तुम्हें मैप के बारे में अभी तक नहीं पता कि आखिर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हमें आगे बताते हैं कि मैंने उसे काफी सारे टिप और ट्रिक्स बताई इस दुनिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, और इसके अलावा उसने उसकी दुनिया की स्टोरी तो बताई जिसकी वजह से कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब चैंग उसे जमीन पर लेकर आ जाता है, कहता है कि अब सुबह हो चुकी है, मुझे लगता है कि इस जरूरत से ज्यादा बात करने वाले एल्डर ने तुम्हारा को जरूरत से ज्यादा ही समय ले लिया। पर वो जमीन पर गिरते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही वो सोचता है कि पर इस इंसान के साथ रहना ही मेरे लिए सच में काफी सेफ तरीका है, बल्कि मुझे भी तुम्हारी दुनिया की स्टोरी सुनने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जेंग बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ पर इस खेल के बारे में सीखा है और भी कई सारी चीजें सीखी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे मैं तुम्हें ये कर्ज लौटा सकूं। वो कहता है कि ये चीज पॉसिबल है कि अगर मैं तुम्हारे कुछ मार्शल आर्ट्स को सीख सकूं। मैं सच में आखिर तक यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जेंग घूर घूर कर उसकी तरफ देख रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल तो नहीं है। ये सुनने के बाद जिंगसियों का ज्यादा शौक सा हो गया था, पर वो कहता है कि इसके अलावा तुम्हें पूरी तरह से बदतर चीजों के लिए तैयार रहना होगा। जिंगसियों कहता है कि बदतर आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि मेरा मतलब मौत से है, क्या तुम ऐसा सह सकते हो। आखिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी ट्रेडिशन मील को आउटसाइड कर सकता हूँ, पर इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा बड़ी और भारी कीमत चुकानी होगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिनसियोन कहता है कि पर एल्डर क्या भूल चुके हैं कि यहाँ पर कोई मरता नहीं है। ये सुनने के बाद वो शौक उससे कहता है कि हाँ मैं तो ये भूल ही गया था। इसका मतलब तो यही है कि शायद इस मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से
पॉसिबल हो सकता है। वो कहता है कि हाँ, कोई भी तरीका हो, मैं बस काफी ताकतवर बनना चाहता हूँ। कैंग कहता है कि ठीक है, तो चलो यहाँ पर इस चीज को ट्राई करते हैं। वो कहता है क्या सच में? जिसके बाद उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है पर सबसे पहले मुझे तुम्हारी इनर एनर्जी को देखना होगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर जंग ये देखकर शॉक होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी इनर एनर्जी तो मेरे घर के कुत्ते से भी काफी ज्यादा कम है। जिनसी परेशान होते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, जहाँ पर इस तरीके की चीज है जैसे कि मार्शल आर्ट या फिर इनर एनर्जी नहीं होती। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, चलो लोटस पोजीशन के अंदर बैठ जाओ। अब जैसे वो यहाँ पर लोटस पोजीशन के अंदर बैठता है तो जैक उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर पीछे खड़ा हो गया था और वो उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल मौत जैसा दर्द होगा, पर फिर भी तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकते। तो वो कहता है कि हाँ, इसके अलावा आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें सहना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ पर मर जाओगे। जिसके बाद जैंग अपनी एनर्जी को जिनसियों के शरीर के अंदर फ्लो करना चालू करता है, जब अजीब तरीके की एनर्जी उसके अंदर फ्लो होना चालू हो चुकी थी। वो कहता है ऐसा लगता है जैसे कि यह हवा किसी शार्प ब्लेड की तरह है। जब भी मैं सांस लेता हूँ तो मेरे अंदर बिल्कुल किसी लावा की तरह महसूस होता है और इसके अलावा मैं यहाँ पर चींटियों के चिल्ले तक की आवाज सुन सकता हूँ जो कि घास पर चल रहे हैं। अचानक एक चीज ट्रिगर होती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने इनर रेल के अंदर पहुंच चुका हो। एक अजीब तरीके की एनर्जी जो कि उसकी आंखों से और मुंह से बाहर आ रही थी, एक लाइट के फॉर्म में। पर फिर भी वो इस चीज को इंड्योर करते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये देखना काफी ज्यादा भयानक था क्योंकि अचानक ही हमें उसकी आंख के अंदर दिखाते हैं जैसे कि वो एक शेडो बनकर रह गया हो। और बहुत देर तक इसको सहन करने के बाद अचानक ही जंग यहाँ पर रुक जाता है। जिनसी वो इस चीज को सह रहा था और अचानक ही उसे यहाँ पर उल्टी आना चालू हो जाती है और वो जल्दी से वहीं की वहीं बैठा बैठा उल्टी कर देता है। ये देखकर कैंग कहता है जिस तरीके से तुमने इस चीज को इंड्योर किया है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, बस तुम्हें जरा सी इंटेल डिस्पोजिशन की जरूरत है। पर अब क्योंकि मैंने तुम्हारे क्यू की फ्लो को फिक्स कर दिया है तो तुम्हारी बॉडी अब पहले से काफी अलग हो चुकी है। वो कहता है तो अब आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ? जैंग कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम पहले से काफी तेजी से ताकतवर होना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। तो जैंग बताता है कि बस मैंने तुम्हारी आत्मा को थोड़ा सा धक्का दिया है और उस खाली जगह पर मैंने इंस्पेक्टरी गेट को क्रिएट किया है। और वो बताता है कि उन लोगों की बॉडी जिनकी बॉडी दूसरों की लाइफ क्यू से भरी हुई होती है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल स्टेट के अंदर होती है, जिसकी वजह से आखिर में जो उनका यंग एनर्जी होती है वो पूरी तरह तबाह हो जाती है और वो अपने मार्शल आर्ट को खो देते हैं या फिर मारे जाते हैं। पर वो टेक्निक जो कि अभी मैंने तुम्हारे पास करी है, इसकी वजह से तुम उनकी शटरिंग लाइफ क्यू को एब्जॉर्ब कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी खुद की इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बढ़ना चालू हो जाएगी। जिनसे वो ये सुनकर घबराते हुए कहता है तो क्या इसकी वजह से मैं भी एक समय पर मर जाऊंगा? वो कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि वो लोग जो कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने वेन्स का इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने तुम्हारी सोल की जगह पर ही उसे बनाया है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इनर एनर्जी नहीं है, ये बिल्कुल किसी ब्लैंक शीट की तरह है, इसलिए तुम्हारे वेन्स को जरा सा ये मोड़ना, इससे तुम यहाँ पर लाइफ क्यू को एब्जॉर्ब कर सकते हो। पर क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर मैंने वो टेक्निक तुम्हें क्यों दी है जो कि हमारे यहाँ पे पूरी तरह फॉरबिडन है? तो वो कहता है क्योंकि ये गेम सेटिंग के अंदर है। वो कहता है कि बिल्कुल तुम सच में काफी ज्यादा तेज हो। कल मैंने इस चीज को महसूस किया था कि लोग यहाँ पर मर रहे हैं और जिनकी लाइफ क्यू है वो बस पीछे रह जा रही है। सबसे बड़ा इशू ये है कि इस माइंड टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर किसी का खून करना पड़ता है, पर यहाँ पर इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को मारना होगा। और जैसे ये 100 दिन यहाँ पर खत्म होंगे तुम सच में एक काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच चुके होगे। जिसके बाद वो आगे कहता है तो चलो अब समय हो चुका है कि हम लोगों को अलग अलग रास्तों पर चले जाना चाहिए। काफी अच्छा लगेगा कि अगर मैं तुमसे फिर से दोबारा मिल पाऊँ। ये सुनकर वो कहता है कि एक सेकंड के लिए रुक जाओ, तुमने यहाँ पर मेरी इतनी सारी मदद करी है तो कम से कम प्लीज मुझे तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। तो वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है और वो माइंड टेक्निक जो कि मैंने अभी तुम्हें सिखाई है उसे व्हाइट मार्शल फ्रीक्वेंसी आर्ट कहते हैं। वो उसके सामने झुककर कहता है कि मैं कभी भी आपके इस ग्रेस को नहीं भूलूंगा। वो कहता है कि बिल्कुल, पर तुम्हें अब काफी ज्यादा लंबी और गहरी सांसें लेना सीखना होगा। अगर तुम अपनी इनर एनर्जी को एक्वायर करना चाहते हो और अपने डेंटन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इस तरीके से तुम्हें इस चीज को कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसे धीरे धीरे करके तुम ताकतवर होते चले जाओगे। जिसके बाद वो मैप बोलता है और उसके सामने मैप आ जाता है। वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो जिनसियोन से बोलता है कि हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे अगर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जंग वहाँ से जंप करते हुए गायब हो चुका था। तो वो भी कहता है कि ये बिल्कुल किसी प्रो की तरह यहाँ से गायब हो गया। और साथ ही वो सोचता है कि अगर मैं भी क्यूंगोंग को इस्तेमाल कर पाता तो शायद मैं भी इसी तरीके से कंफर्टेबली आसपास घूम पाता। पर चलो अब लिमिटेड एरिया की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि मैंने पहले प्लान किया था। साथ ही वो सोचता है कि उस एल्डर ने जब मुझे उठाकर वहाँ से लेकर लिमिटेड एरिया की तरफ जा रहा था वो सच में काफी ज्यादा इंसेन था। पर अब इस तरीके से चलकर वहाँ तक जाना काफी ज्यादा लंबा पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे आधा दिन लग गया। सच में ये मैप तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा है। अब वो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था जहाँ पर उसके सामने एक रूम के अंदर लाइट जल रही थी। वो सोचता है या तो ऐसा हो सकता है कि उस घर के अंदर कोई भी ना हो या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूबी हो जिसको ये नहीं पता कि आखिर लाइट को किस तरीके से बंद की जाती है। और आज रात मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। वो भागते हुए जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है, पर जैसे ही वो रूम के अंदर आकर देखता है तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही था। वो उस लाइट को ऑफ करता है
और कहता है कि अब समय है यहाँ पर फार्मिंग करने का। पर जो सामान उसे मिलता है वो कहता है कि ये पूरे से बकवास है, यहाँ पर पूरे बेकार से आइटम बचे हुए हैं, मैं यहाँ पर बेकार में ही आया। और अब उसे आलस आ रहा था। वो कहता है कि हाँ, मैं पूरी रात नहीं सोया था क्योंकि मैं पूरी रात तो एल्डर से बात करता रहा था, तो चलो अब कुछ देर यहाँ पर एक नींद ले लेते हैं। और इसी तरीके से वो रात भर सोता रहता है। और अब अगले दिन की सुबह हो चुकी थी, पर वो तो घोड़े बेचकर सोया था कि अभी तक वो गहरी नींद में था। पर अचानक ही वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है लगता नहीं है कि ये घर पूरी तरह से खाली है। और उसके अंदर आने की आवाज सुनकर ही जिन सियोंग का शौक घबरा कर वहाँ पर उठ जाता है और खिड़की के पीछे हमें किसी को दिखाते हैं। ये देखकर वो जल्दी से अपने क्रॉस बो को उठाते हुए कहता है कि सूरज कब का उग चुका है और मैं बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अभी तक यहाँ पर सो रहा था। वो आदमी अंदर आने के लिए दरवाजा खोलता है और कहता है कि अब आखिरकार मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। पर वो अपने सामने जिन सियोंग को देखता है जो कि क्रॉस बो को लोड करे हुए उसी का वेट कर रहा था। उस आदमी को देखते थे ही वो जल्दी से उसकी तरफ शूट कर देता है। पर ये देखकर वो उस तलवार से जिन सियोंग के एरो के 2 टुकड़े कर चुका था। ये देखने के बाद वो हैरान था। कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट ये काफी ज्यादा अनोइंग है। और वो अपने सब स्पेस से कई सारे डैगर्स निकाल कर उसकी तरफ ब्लैक स्ट्राइक पाम का इस्तेमाल करते हुए फेंक देता है। पर ये देखकर वो आदमी अपने हाथ से ही उसे ब्लॉक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे कमीने की इस तरीके से मेरे ऊपर हिडन वेपन इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले जिनसियो उसके साइड में आ गया था और अपने हाथ से उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे जमीन पर दे मारता है। जिसके बाद वो अपने पैर से उसके हाथ में मारकर उसकी तलवार को उससे दूर फेंक देता है और अपने एरो को अपने हाथ में रखे हुए उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि सच में मैं काफी ज्यादा अच्छा सपना देख रहा था, पर तुमने मुझे उठाकर एक गलती कर दी। और वो आदमी उससे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, सर्वाइव करना वैसे भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले जिनसियो अपने एरो को उसके माथे के अंदर धंसाकर उसे मार देता है। उसका शरीर पूरी तरह खून खुआन हो चुका था और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। और वो कहता है कि सच में मेरे लिए भी ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर इसके बाद जिन सियोंग के अंदर से एक एनर्जी निकलने चालू हो चुकी थी जो देखकर वो कंफ्यूज था। वो आदमी जिसकी चेस्ट बन गई थी उसके अंदर से ग्रीन तरीके की एनर्जी उसकी तरफ ही बढ़ रही थी जिसे उसका शरीर एब्जॉर्ब कर रहा था। वो सोचता है कि जो एल्डर जैक ने कहा था कि शायद ये वही है, कि इसी को ये लोग वाइटलिटी कहते हैं। पर अचानक की जो एनर्जी होती है उसके अंदर ओवरफ्लो होना चालू हो गई थी। वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा शौक सा हो रहा था और वो सोचता है कि ये सच में मेरी इंटरनल एनर्जी बन रही है। अब ये सब गायब हो जाने के बाद वो कहता है कि मैंने बस केवल अभी एक इंसान की वाइटलिटी को एब्जॉर्ब किया है, पर इसकी वजह से मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा लाइट और एनर्जी से ओवरफ्लो हो रही है। इसलिए वो अपनी इन्फो को देखता है और कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी थी वो 20 बढ़ चुकी थी। वो कहता है कि इस इंसान की इंटरनल एनर्जी 20 थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए जंग का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसको एक ऐसी चीज दे दी थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। क्योंकि अगर वो यहाँ पर किसी को मारता नहीं है उसके बाद भी वो वाइटलिटी को यहाँ पर सिक्योर कर सकता है और इसके अलावा बाकी सर्वाइवर्स को भी चेक करता है कि आखिर अभी कितने लोग बचे हुए हैं। पर ये देखकर वो सरप्राइज था कि केवल इन 5 दिनों के अंदर केवल 24 लोग ही बचे हुए हैं। पर उसके देखते ही देखते वो 23 हो जाती है। वो कहता है क्या अभी अभी किसी को मार दिया गया है? तो वहाँ पर सांग वेंग का नाम लिखा हुआ था जिसने एक मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया था। और दूसरी तरफ हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है यहाँ पर वो मरते हुए भी सांग वेंग का नाम ले रहा था जिसकी अब चेस्ट बन चुकी थी। और सांग वेंग वहाँ पर खून खून खड़ा हुआ था और वो सोचता है कि सबसे पहले इसने मेरे ऊपर हमला किया था तो मुझे लगा था कि शायद ये काफी ताकतवर इंसान होगा, पर इसने तो मेरे हाथ बिना फालतू में ही गंदे करवा दिए। मुझे लगता है कि अब कई सारे मारे जा चुके हैं, तो आखिर ये सब कब खत्म होगा? और वो सर्वाइवर्स को चेक कर कहता है क्या अभी भी केवल 22 और बचे हुए हैं? और वहाँ पर उसका ध्यान जिन सियो के ऊपर जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी देखा है। और दूसरी तरफ जिन सियो सोचता है कि सांग वेंग ने अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट किल करे हैं इस गेम के अंदर, इसलिए मुझे कैसे भी कर उस इंसान को अवॉइड करना ही होगा। मैं बड़ी मुश्किल से इस कमजोर से इंसान के सामने जीत पाया था। मैं अभी भी सांग वेंग के उस लेवल से काफी ज्यादा दूर हूँ जब मैं उसे सरपास कर सकूँ। इसलिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया के छोटे होने से पहले मुझे जल्दी से जल्दी फार्मिंग करना चालू करना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर उस आदमी से उसे कोई खास लूट नहीं मिलती, इसी वजह से वो जंगल की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और वो सोचता है कि मैं जंगलों में तब तक कैंप कर रखे रहूंगा जब तक जो सर्वाइवर्स के नंबर्स है वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पॉसिबली कम ना हो जाए। अब ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका था जहाँ पर हमें एक वेयरवुल्फ को जंगल में घूमता हुआ दिखाते हैं और जिनसियो की आवाज आती है। मैं गेम की शुरुआत से कितना ज्यादा लकी था मुझे बाद में ये पता चला क्योंकि ये किसी पार्टी की तरह है, क्योंकि कैंप करते समय मैं ज्यादा फार्म नहीं कर सकता पर मैं यहाँ पर काफी सारा जर्क लूट कर सकता हूँ। और वो एक को मारते हुए कहता है कि आज के तुम मेरे खाना बनने वाले हो। और इसकी वजह से वो खुश होते हुए कहता है क्योंकि इस समय पर वो आउटस्ट्राइक के अंदर केवल अकेला ही ऐसा इंसान है जो कि जंगलों में घूम रहा है, इसलिए उसे यहाँ पर किसी भी दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ रहा। पर वो इस तरीके से जर्क खा खा कर काफी ज्यादा बीमार सा महसूस करने लगा था और इस गेम को शुरू हुए 12 दिन हो चुके थे। वो अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। वो कहता है कि बस अभी केवल 20 सर्वाइवर्स ही और बचे हुए हैं। जैसे ही वो अपना हाथ बैरियर के पार निकालता है वो कहता है कि ये पूरा से नम हो चुका है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पाऊंगा। साथ ही वो सोचता है कि पिछले हफ्ते से लॉ
के अंदर केवल एक ही नाम दिख रहा है, सांग वैंग, जो कि लोगों को मार रहा है। सच में सभी लोग तो इसकी वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस होंगे कि आखिर यहाँ पर अब और कौन छुपा हुआ होगा। और वहीं उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि जो पहाड़ थे वहाँ से काफी ज्यादा धुआं धुआं निकल रहा था। वो कहता है कि लगता है शायद वहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है, जहाँ पर हमें सांग वैंग की हालत दिखाई जाती है, जो कि कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक कॉमन गोल के साथ इकट्ठे हुए हैं, जो कि है तुम्हें खत्म करना। अब तुम्हारा हम लोगों के खिलाफ जीतने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए बस आराम से यहाँ पर मारे जाओ सांग वैंग। पर वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बच्चा हूँ तो तुम सभी नूब्स मिलकर मुझे आसानी से यहाँ पर मार सकते हो। पर सच में मैं तो काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोगों ने मेरा यहाँ पर फालतू समय बर्बाद होने से बचा लिया एक ही जगह पर इकट्ठे होकर। और लगभग वहाँ पर 10 लोग थे जो कि उसे लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और वो एक इविल से स्माइल देते हुए कहता है कि तुम लोग जो कि ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ, तुम लोग कम से कम अपनी मौत के लिए पूरी तरह तैयार होकर आए होगे। मैंने सही कहा ना? तो चलो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जो तुम यहाँ पर कर रहे हो उस चीज को समझा जाए। इसलिए वो जैसे ही आसमान में जंप करता है, सभी लोग ये देखकर घबराते हुए कहते हैं कि जल्दी से उसे पकड़ो, वो यहाँ से भाग के न जाने पाए। पर अचानक ही वो एक आदमी का सिर पकड़ता है और कहता है कि एक और केवल अपने एक हाथ से ही उसके सिर को पकड़कर उसे कुचल देता है। ये देखने के बाद उसके आसपास के सभी साथी बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो कहते हैं कि डैम इट, केवल एक स्ट्राइक के अंदर। और वो कहता है कि दूसरा, जिसके बाद तीसरा और चौथा, और इसी तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। और एक एक कर वो सभी लोगों के ऊपर हमला करता है और एक एक कर सभी लोगों को मारता चला जाता है। और थोड़ी दूर से खड़े होकर जो आखिरी बचे हुए थे वो कहते हैं कि ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये तो एक तरफ से एक अनाहिलेशन है। तुम ये बस देख कर ही कह सकते हो कि आखिर लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है। और सांग वैंग सच में काफी डरावना सा लग रहा था। और जिन सीओ को अचानक ही कई सारे लोगों की लिस्ट दिखना चालू हो जाती है, ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है कि वो कमीना, क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है? एक ही बार में 9 लोगों को मार देना, क्या वो किसी तरीके का हैकर है? और दूसरी तरफ सांग वैंग उन सभी को मारने के बाद भी बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि ये सब तो पूरी तरह से बेकार थे, इनकी वजह से बस अब मेरे अंदर से खून की बदबू सी आ रही है जो काफी ज्यादा स्टिंगी है। तुम्हें तो यहाँ पर आसानी से मर जाना चाहिए था, आखिर तुम लोग इस तरीके से स्ट्रगल कर क्यों रहे थे? इसलिए वो किसी वैली या फिर कुछ ऐसी जगह पर जाने के बारे में सोचता है जहाँ पर वो जाकर एक बात ले सके। और बस पीछे वो चेस्ट रह जाते हैं और साथ ही वो स्टाफ जो कि वहाँ पर चमक रही थी। वहाँ पर वो एल्फ में जाता है जो कि उस स्टाफ को देखकर कहता है कि ये तो एलिजाबेथ की स्टाफ है। इसलिए अब वो एलिजाबेथ के लिए बदला लेने के लिए पूरी तरह से उतारू हो गया था। और अब जो सर्वाइवर्स बचे हुए थे उनकी संख्या बस 11 रह गई थी। और जिनसे वो सोचता है कि बस मुझे थोड़े और समय तक अपना को होल्ड करना होगा और मैं टॉप 10 के अंदर आ जाऊंगा। पर आज दिन में उस कमोशन को देखने के बाद मुझे उस कमीने से अगर सर्वाइव करना है तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल और रिलायबल आइटम को सिक्योर करना होगा। और वो उस मेंशन को देखकर कहता है कि ये जरूर कल तक रिस्ट्रिक्शन एरिया के बाहर हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि अभी जाकर मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत फार्मिंग कर सकूं। और जैसे ही वो अंदर आकर गेट खुलता है तो सामने का नजारा देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहाँ पर वो रॉयल गार्ड आर्मर को देखता है, पर उसके लिए इसकी स्ट्रेंथ 110 होनी चाहिए थी। वो कहता है कि मैं तो इसकी काफी ज्यादा करीब भी नहीं हूँ, क्योंकि बेचारे की स्ट्रेंथ केवल 30 थी। पर वहीं उसका ध्यान वहाँ पर रखी हुई 2 चीजों के ऊपर जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ है। और उसे एलेक्सर ऑफ द इंसाइट मिलता है, जिसकी वजह से जो उसकी एनर्जी का कूलडाउन था वो 3 घंटे तक हो सकता था। वो कहता है कि ये एलेक्सर अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो क्या मुझे ज्यादा लंबे समय तक वेटिलिटी को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस मेंशन के अंदर केवल अच्छी चीजें ही कलेक्ट कर रखी हुई हैं। जिसके बाद वो सीक्रेट ऑफ द अनब्रेकेबल फिस्ट को देखता है और उसको वो यूज करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर घूमते हुए और भी चीजें ढूंढ रहा था, पर अचानक ही उसे कुछ आवाज आती है और वो कंफ्यूजन के साइड में देखता है और वो सोचता है कि अंडरग्राउंड वेयरहाउस जरूर वहाँ पर कुछ होगा। पर अचानक ही पीछे से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वो हैरानी के साथ जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर तेजी से लपटें उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर वो भागते हुए जल्दी से कूदता है और उस अपना को बचा लेता है। और वो हैरान था और कहता है कि आखिर ये क्या है। और उस धमाके के अंदर हम सांग वैंग और एस्क्रो को दिखाते हैं, जो कि वही एक एल्फ मेज था। एस्क्रो कहता है कि तुम सच में कुछ जरूर से ज्यादा इम्पल्सिव बास्टर्ड हो। चलो देखते हैं कि आखिर तुम और कितने लंबे समय तक अपने मुंह को इस तरीके से चला पाओगे। जिनसी और झाड़ियों के बीच में से ये सब देख रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और एस्क्रो अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे वो स्ट्राइक करता है तो एक काफी ज्यादा पावरफुल लाइट उसकी तरफ बढ़ती है, पर सांग वैंग सही समय पर डॉज करते हुए उससे बच जाता है। एस्क्रो चिल्लाता है कि देखते हैं कि अगर तुम कितने लंबे समय तक इस तरीके से मेरे अटैक्स को डॉज कर सकोगे। इस तरीके से कोशिश करो जैसे कि तुमने एलिजाबेथ के ऊपर हमला किया था। सांग वैंग की हालत काफी खराब थी, उसके सिर तक खून बह रहा था। और वो भी सोचता है कि ये बस केवल यहाँ पर बातें नहीं कर रहा, इसकी तरीके की टेरिफाइंग एनर्जी आज से पहले मैंने सेंट्रल प्लेन के अंदर भी नहीं देखी थी। और एस्क्रो एलिजाबेथ का बदला लेने के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो कहता है कि तुम चूहे जैसे कमीने कहीं के जल्दी से बाहर आओ। और अब वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावरफुल इंकांटेशन को इस्तेमाल करता है और वो इस अटैक के साथ सांग वैंग को बस यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। इसकी वजह से वहाँ पर लाइटनिंग स्टॉर्म आ जाता है और सांग वैंग ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। पर जैसे ये अटैक होता है वो हर एक लाइटिंग से बचते हुए डॉज करते हुए उसके साइड में से निकल जाता है, जैसे कि ये उसके
उसके लिए बस बच्चों का खेल जैसा हो। और एस्क्रो ये देखकर बस उसके पर शूट किया जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। पर जो सांग वेंग था अचानक ही वो जंप करते हुए उसके पास आ जाता है और वो अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर रहा था। पर वो ये देखकर कहता है कि ये काफी नहीं होगा मेरे बैरियर को तोड़ने के लिए, और वो अचानक ही अपने वॉन्ड के साथ हमला कर सांग वेंग को दो हिस्सों के अंदर काट देता है। पर अचानक ही एस्क्रो को ये महसूस होता है कि असल में ये तो सांग वेंग का बस एक इल्यूजन था। और एस्क्रो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर अचानक ही वो यहाँ पर इस इल्यूजन के साथ कहाँ पर गायब हो गया। और झाड़ियों में छुपा हुआ जिनसियो ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है यहाँ पर बारिश की वजह से कि जो इसका मैजिक है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। सच में ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल पावर थी। वो एनर्जी से ओवरवेलमिंग सांग वेंग जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था वो भी इस वेदर की वजह से यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एस्क्रो कहता है कि मैं इसे सेंस नहीं कर पा रहा और न ही किसी आइटम को। इसका मतलब क्या वो सच में यहाँ से भाग कर काफी ज्यादा दूर निकल चुका है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नांग वेंग आखिर तुम कहाँ चले गए, मैं डेफिनेटली तुम्हें ढूंढकर जान से मार डालूंगा। और सांग वेंग वहाँ से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है कि वो स्पेल कास्टर कमीना कहीं का, उसने इस समय पर मेरे ऊपर आकर पीछे से हमला कर दिया। पर अगली बार मैं उसे इस तरीके का कोई भी मौका नहीं दूंगा। अगली बार मैं खुद ही उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, पर सबसे पहले मुझे यहाँ से रिट्रीट कर अपने आप को रिकवर करना होगा। और दूसरी तरफ जिनसियो ये सब देख रहा था। वो कहता है कि एस्क्रो जिसने नांग वेंग को यहाँ पे मिस कर दिया उसने ग्राउंड को पूरे जैसे जला ही दिया था और अब वो आसपास उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर एक वजह जिस वजह से अब तक उसने मुझे नहीं ढूंढा है शायद ये मेरे क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी की वजह से है, जिस वजह से मैं एक और दिन यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि एस्क्रो और सांग वेंग काफी लंबे समय तक अब यहाँ पर आने वाले हैं। और यही सोचते हुए वो नीचे का रास्ता ढूंढता है और कहता है कि आखिरकार मुझे ये मिल गया। वो सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जरूर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, शायद यहाँ पर कोई डंजन या फिर कोई हिडन ट्रेजर हो सकता है। इसलिए वो उसको खोलकर अंदर जाने के बारे में सोचता है और वो कहता है तो चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं जिससे कोई और उसे यहाँ पर ढूंढ ना सके। जिसके बाद वो लालटेन लेकर धीरे धीरे कर उस चेम्बर के अंदर जाना चालू कर चुका था। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मैंने फार्मिंग करते समय उस लालटेन को अपने साथ रख लिया था। पर जैसे वो अंदर आ जाता है तो वो तो ये देखकर कहता है कि ये तो बस एक फूड स्टोरेज है और यहाँ पर तो ना ही कुछ खाने के लिए है और ना ही कुछ औसम सा छुपा हुआ है। डैम इट, वैसे मेरे पास कोई ज्यादा जगह नहीं है जहाँ पर मैं फार्म कर सकूं, तब आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। और वो गुड़गुड़ाते हुए पेट को पकड़े हुए कहता है मुझे लगता है कि अभी भी मुझे वो बेकार से जर को ही खाना होगा। अब वहाँ पर बैठे हुए 1 घंटा हो चुका था जहाँ पर वो अच्छे से खाने के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा होता अगर मुझे यहाँ पर बस थोड़े से व्हाइट राइस मिल जाते। इसलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ एलेक्सा को ट्राई करने के बारे में सोचता है। पर सबसे पहले वो उस मार्शल आर्ट की बुक को निकाल लेता है, वो बुक जिसके अंदर अनब्रेकेबल फिस्ट के बारे में लिखा हुआ था। जिसके बाद उसके बारे में और भी कई सारी चीजें लिखी हुई थी जिनको पढ़ने के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। और वो कहता है कि आखिर ऐसी चीजें केवल मुझे ही क्यों मिलती है। पर उसके बाद भी कुछ ना सीखने से तो कुछ सीखना अच्छा होता है, इसलिए वो उसे भी यहाँ पर सीख लेता है। और अब वो उस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद उस एलेक्सर को पीने के बारे में सोचता है। और वो इंसान जो कि बस बिना किसी हेजिटेशन के बस स्ट्रांग होना चाहता है उसे इस तरीके के एलेक्सर को पीने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे वो ऐसा करता है उसके अंदर से माना ओवरफ्लो होना चालू हो जाता है और उसका जो लोअर एब्डोमेन था वो पूरी तरह से माना से भर चुका था और ये उससे पूरी तरह से अलग था जितना कि आज तक उसने एब्जॉर्ब किया था। उसे काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। वो कहता है कि आखिर अचानक ही मेरी बॉडी पूरी तरह से पागल जैसी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं काफी ज्यादा दौड़ कर आया हूँ, जैसा कि मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी। मैं 3 घंटे से यहाँ से कहीं नहीं गया हूँ। फिर 3 घंटे बाद उसे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। वो कहता है कि आखिरकार अब ये खत्म हुआ, पर 3 घंटे तक बिल्कुल भी ना हिलना सच में ये काफी ज्यादा थका देता है। और फिर वो वहाँ पर जमीन पर पड़ा हुआ 1 हफ्ते के बारे में सोचता है जहाँ पर वो जंगल के अंदर छुपा हुआ था। पर आज अचानक एक ग्रेट मेज और नांग वेंग अचानक उसके सामने आ गए और एक दूसरे से लड़ने लगे, जहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया था। और ये सब सोचते हुए उसकी न जाने कब नींद लग जाती है। और इसी तरीके से जो उसका 13वां दिन था वो भी यहाँ पर चालू हो चुका था। अब अगले दिन सुबह होने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि जो ये एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के पास आ चुका है। और वो जैसे सर्वाइवर्स को देखता है तो वो कहता है कि जरूर आधी रात को कोई ना कोई तो मरा होगा। पर वो ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि जो एल्डर चेंग थे उन्हें सुसाइड कर लिया था। वो कहता है कि आखिर उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ, कि ऐसा तो नहीं कि ये जानने के बाद कि यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं था उस बूढ़े आदमी ने कुछ अजीब तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा हो। यहाँ पर ऐसा कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता जिसकी वजह से उसने खुद की जिंदगी खत्म कर ली हो। पर सच में ये काफी अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 10 के अंदर पहुंच चुका हूँ, पर जिस तरीके से पहुंचा हूँ ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो मैप को छोटा हुआ देखकर कहता है कि मैप तेजी से श्रिंक हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर मैं टॉप 10 के अंदर कैसे पहुंच गया, भले किसी ने मुझे मारा ना हो पर मैं रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर अगर चला गया तो उसकी वजह से मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। मुझे और भी ज्यादा तेजी करनी होगी, इसलिए वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ना चालू करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकता, मुझे कॉम्बैट के अंदर एंगेज करना होगा बिना कुछ सोचे हुए। और यही एक ऐसा आखिरी तरीका है जब मेरे जैसा जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है वो तेजी से रैंक की तरफ बढ़ सकता है। और ये सोचते हुए वो तेजी से आगे भाग रहा था पर अचानक
अचानक ही किसी वजह से वो कंफ्यूज होकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और वो ये देखकर कहता है कि हे आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। मैजिक, सच में ये तो काफी ज्यादा पावरफुल फायर बॉल थी, ऐसा तो नहीं कि ये वो है। और वो पीछे कास्टर को देखता है जिसको देखकर वो समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि सिक्रो है। सिक्रो कहता है कि आखिर ये क्या है, मेरे डिटेक्शन आइटम को यहाँ पर किसी चीज ने ट्रिगर किया था, मुझे लगा था कि ये सांग वेंग होगा पर ये तो वो चेहरा है जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जिनसे वो सोचता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था काफी ज्यादा तेज जाने की वजह से उस न्यू इंटरनल एनर्जी के साथ, और इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके सामने आकर फंस गया। मैं कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूँ। सिक्रो कहता है कि तुम किसी वजह से सांग वेंग नाम के आदमी को जानते हो, अगर तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। पर वहीं पेड़ के पीछे हमें सांग वेंग को दिखाते हैं जो कि उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और किसी को भी आइडिया नहीं था कि अचानक ही सांग वेंग पीछे से आकर सिक्रो के ऊपर हमला करने वाला होगा। जहाँ सिक्रो उससे कह रहा था कि मैं केवल तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सेम पार्ट्स हैं, अगर ऐसा नहीं है तो तुम यहाँ पर मर जाओ। पर अचानक ही वो पीछे से आकर सिक्रो के ऊपर हमला कर देता है, पर जो उसका बैरियर था उसने उसे यहाँ पर बचा लिया था। वो सोचता है कि ये यहाँ पर छुपा हुआ था। वो कहता है कि मैं पहले से ही पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ और जो तुम्हारा माना है वो पहले से ही पूरी तरह खत्म होने वाला है। और जिनसियो भी उसको देखकर सरप्राइज था कि अचानक सांग वेंग आखिर यहाँ पर कहाँ से आ गया, और वो फिर से अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब मैं इस सबको यहाँ पर खत्म कर रहूंगा, और वो अपने अगले पंच के साथ उसकी बैरियर को यहाँ पर तोड़ देता है। पर सिक्रो उससे कहता है कि इस तरीके के सिंपल अटैक्स मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर अचानक ही उसे दर्द महसूस होता है जिसकी वजह से वो किर्राने लगा था। तो संगवांग भी उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी किर्राहट सुन पा रहा हूँ क्योंकि जो सुंगवांग का मार्शल आर्ट है वो केवल कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मास्टर किया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस दुनिया में भी इसे इस्तेमाल करूंगा, और तो वो पहले हो जिसको मैंने ये यहाँ पर आकर दिखाया है, तो तुम्हारे लिए तो ये एक ऑनर की बात होनी चाहिए आर्चमेज। और ये कहते हुए वो अपनी ब्लेड को उसके शरीर से बाहर निकालता है और सिक्रो के अंदर से खून की पिचकारी निकलना चालू हो जाती है। वो अपने गले को पकड़े हुए था और सांग वेंग उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर और भी कोई अनोइंग सा स्पेल कास्ट नहीं कर पाओगे। एक ऐसा इंसान जो कि केपेबल हो कि वो टॉप 5 के अंदर आ सकता है, उसे मुझसे मिलने का सच में काफी ज्यादा पछतावा होगा। शिंजियो लोगों को लड़ता हुआ देखकर सोचता है कि सांग वेंग अचानक ही यहाँ पर आ गया, ये मेरे लक की बात थी, पर अभी वो दोनों यहाँ पर लड़ रहे हैं तो मुझे मौके का फायदा उठाकर जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सांग वेंग कहता है कि बस जल्दी से मर जाओ, और वो फिर से अपनी तलवार को के आर पार कर देता है। अब ये अटैक सच में सिक्रो को पूरी तरह मारने के लिए काफी था। इसकी वजह से उसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह चुका था और उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिनसे वो सोचता है कि इस तरीके से अर्च में सिक्रो को मरता हुआ देखना, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि सांग वेंग इतना ज्यादा मर्सलेस हो सकता है। और अचानक सांग वेंग के डर का एक ख्याल जो कि अचानक ही मेरे सिर से टकराया, वो भी उस बेचारे सिक्रो के लिए जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और वो सोचता है कि अगर मैं उन लोगों की लाइफ फोर्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो आखिर मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और सांग वेंग सिक्रो को मरता हुआ देखकर कहता है कि आखिर वो इंसान कहाँ चला गया जो कि कल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। अब बस उसकी आधी बची हुई लाश ही यहाँ पर बची है। क्या मरने से पहले तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? बिल्कुल, तुम तो यहाँ पर बोल ही नहीं सकते, मैं तो ये भूल ही गया था। पर सिक्रो सांग वेंग को देखते हुए बस यही सोच रहा था कि एलिजाबेथ, इस कमीने ने ही तुम्हें मारा था, पर मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला नहीं ले पाया मेरी प्यारी डिसाइपल। पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ, तुम एक ऐसी लड़की थी जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर थी, पर मुझे चीज का पछतावा है कि मैं तुम्हें कभी भी इस खतरे में आने से नहीं रोक पाया। और सांग वेंग बोलता है कि एक लड़की, तुमने जिसके बारे में कहा था कि तुम्हें लगा था कि मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा, पर वो बिल्कुल देखने में कोई लड़की की तरह या फिर आदमी की तरह होगी। सिक्रो उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि पर मुझे पता है कि आखिर इस कमीने के मुंह को किस तरीके से बंद करना है। ये देखकर वो सोचता है कि आखिर तुम इस तरीके से मुस्कुरा क्यों रहे हो। और दूसरी तरफ जिनसियो ये देखकर कहता है कि जरा रुक जाओ, आखिर वो क्या है। और ऊपर की तरफ वो देखता है कि जो आसमान था वो काफी तेजी से चमक रहा था और ऊपर से एक मीटियोराइट था जो कि तेजी से नीचे आ रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक था। और सांग वेंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अगर ये यहाँ पे स्पेल कास्ट नहीं कर सकता तो आखिर इस कमीने ने ऐसा कैसे कर दिया। और सिक्रो कहता है कि एक फाइनल स्पेल जो कि एक आर्चमेज इस्तेमाल कर सकता है अपने माना और लाइफ फोर्स के बदले, जिसका नाम है आर्गमेडन। सांग वेंग के काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक को देखकर जल्दी से भागते हुए कहता है कि ये कमीना पूरा सा पागल हो चुका है। और जिनसियो भी भागते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा वरना मैं यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। और सिक्रो वहाँ पर मरते हुए कहता है कि एलिजाबेथ, ये मेरा गुड बाय था इस चीज के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से दोबारा फिर मिलेंगे। जिसके बाद वो गायब हो जाता है और बस उसकी चेस्ट पीछे रह जाती है। अब इस अटैक के खत्म हो जाने के बाद और दूर से एक एल्फ मेज भी ये सब देख रहा था। वो कहता है कि अगर वो इंसान इस तरीके के कैलिबर के मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है तो वो जरूर वही इंसान होगा। और दूसरी तरफ हमें जिनसियो को दिखाते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो कपकपाते हुए कहता है
कि मैं काफी तेजी से भाग रहा था, पर वो डैम लाइफ फोर्स, मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। जिसके बाद वो अपने सब स्पेस के अंदर से हीलिंग स्क्रोल्स निकालता है और कहता है कि मैंने उनको इसी समय के लिए बचा कर रखा था, पर वो बड़ी मुश्किल से एक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कहता है कि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो एक एक कर अपने सभी स्क्रोल्स को निकाल कर उन सभी को फाड़ना चालू कर देता है और कहता है कि अब आखिरकार मैं थोड़ी सी सांस ले पा रहा हूँ, पर मैंने जितने भी हीलिंग स्क्रोल्स बचाए थे वो सभी यहाँ पर खत्म हो गए, पर आखिरकार मैंने सर्वाइव तो कर लिया। पर फिर वो पैनल के अंदर देखता है कि जो कांग वेंग था उसने एस्क्रो को मार दिया था, पर ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात थी कि उसने यहाँ पर उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया था। वो कहता है कि पर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर आखिर लॉग के अंदर कांग वेंग की डेथ के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा है, क्या वो अभी भी जिंदा है? उसे आवाज आती है कि मेरी कोई मदद करो। ये सुनकर जिनसी थोड़ा कंफ्यूज साइड में देखता है। वो कहता है कि जरूर मुझे वो आवाज उस तरफ से आई थी, और वो कुछ झाड़ियों को हटाकर जैसे उसके पीछे देखता है वहाँ से आवाज आ रही थी कि प्लीज अगर कोई यहाँ पर है तो मेरी मदद करो। और जिनसियो उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान सा रह गया था। सांग वेंग जिसके हाथ पैर पूरी तरह कट चुके थे, बस मुंह अकेला बचा था, वो अपने मुंह में एक स्क्रोल पकड़े हुए कहता है क्या तुम इस स्क्रोल को मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हो? मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता। ये देखकर वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था उस मीटीरॉइड से बचना सांग वेंग के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर अगर ये अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता इसको फाड़ने के लिए, इसका मतलब तो यही है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि हे इसको मेरे ऊपर फाड़ दो, पर जिनसियो को पता था। वो कहता है कि तुम सांग वेंग हो ना? जैसे वो ये सुनता है तो वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। वो कहता है कि हर एक बार लॉक के अंदर तुम ही लोगों को मार रहे थे, मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे जिस वजह से तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे तो ये लगा था कि तुम इस गेम को जीत जाओगे, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें इस तरीके से देखूंगा। वो कहता है कि प्लीज एक बार मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इस गेम को जिताने में पूरी मदद करूंगा, मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे अलावा कोई और न जीत सके, पर प्लीज एक बार मेरी इस तरीके से मदद करो, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहता। पर जिनसियो सोचता है कि अगर मेरे पास सांग वेंग की लाइफ फोर्स और उसके आइटम्स आ गए तो मैं काफी आसानी से इस गेम को यहाँ पर जीत सकता हूँ। और यही सोचकर वो अपनी सब स्पेस से एक तलवार निकाल कर एक काफी डरावनी सी हंसी हंसता है और वो कहता है कि नहीं, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हें ये नहीं पता कि और कितने ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसलिए प्लीज मेरी मदद मत करो, मेरा जितने भी मार्शल आर्ट और आइटम्स है वो सभी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो कहता है कि वैसे भी अगर तुम यहाँ पर मर भी जाते हो तो उसके बाद वो सब मेरा ही होगा, और वो बस यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है। पर जिनसियो अपनी तलवार उसके माथे में डालकर उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। जिनसियो सोचता है कि आखिर ये किसी बच्चे की तरह क्यों लग रहा था, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गिल्टी सा महसूस हो रहा है। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि जो उसकी लाइफ फोर्स की एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कर जिनसियो के शरीर के अंदर आना चालू हो गई थी। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स है। सांग वेंग वो कमीना तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली वो तो एक ह्यूमन एलेक्सर की तरह है, पर अब बाकी बचे हुए जितने भी लोग थे उन सभी के सामने ये लॉग आता है कि जो सांग वेंग था उसे जिनसियो ने यहाँ पर जान से मार दिया है। पेड़ पर बैठा हुआ एल्फ कहता है कि वो टाइगर भी यहाँ पर मारा गया, इसका मतलब अब फॉक्स यहाँ पर रैम्पेज मचा सकती है। और अब वो सावेंग की इंटरनल एनर्जी को पूरे से एब्जॉर्ब कर लेने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद वो सावेंग के उस बॉक्स को देखता है और उसको खोलते हुए सोचता है कितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी के साथ वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, पर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा अगर ये बॉक्स यहाँ पर खाली निकलता है और उसने जरा सी फार्मिंग ना की हो तो। पर जैसे वो बॉक्स को खोलता है तो वो ये देख कर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि इसके अंदर केवल एक नहीं बल्कि कई सारी रिंग्स रखी हुई थी। हेरिस की रिंग जिससे उसकी एजिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ड्रीमर की रिंग जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और गिलियन की रिंग जिसकी वजह से उसका स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसके अलावा टोरा की 2 रिंग जिसकी वजह से उसका जो मैजिक रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से उसके दोनों हाथ में यहाँ पर 7 रिंग हो चुकी थी, और वो ये देखकर कहता है कि वो गावें कमीना, उसने केवल रेयर आइटम्स को ही यहाँ पर फार्म किया है। और उसके बाद वो मेरे जैसे नूब से कचरे जैसी बातें कर रहा था जिन लोगों को सही तरीके से अपने गियर्स को इस्तेमाल करना नहीं आता, और फिर वो ओवरवेलमिंग एनर्जी को पूरे से रिसीव कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करता है जहाँ पर जो उसके स्टेट्स थे वो पहले से काफी ज्यादा कमाल के तरीके से बढ़ चुके थे। वो कहता है कि ये स्टेट बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, और वो खुश होते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर यहाँ पर जीत जाऊंगा। और इन रिंग्स के अलावा यहाँ पर कई सारी मार्शल आर्ट बुक्स भी हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं उन सभी को एक साथ यहाँ पर सीख सकता हूँ। देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे मैं यहाँ पर इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक को सीख सकूंगा। पर तभी वो महसूस करता है और कहता है कि जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, और पीछे से उसे इंकांटेशन सुनाई देती है, इसलिए वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है। अचानक ये पीछे से एक फायरबॉल आकर जिनसियो से टकरा जाती है और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाता, और उसके पीछे खड़ा हुआ मेज उसको देखकर कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्लूलेस फार्मिंग नहीं करनी चाहिए। देखकर लगता है कि तुम इस तरीके के सरप्राइज अटैक के नीचे आ गए, लगता है कि तुमने गावेंग को बस यहाँ पर प्योर लक की वजह से मारा है। पर जिनसियो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखकर कहता है कि आखिर ये क्या था, तो वो मेज ये देखकर शॉक होते हुए कहता है क्या क्या मेरे से डायरेक्ट अटैक के बाद भी यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ फ्लैशी सा चमका है, पर उसकी अब जो मैजिक रेजिस्टेंस थी वो 90 थी, इस वजह से उसे कुछ पता ही
ही नहीं चला। अब वो धीरे धीरे कर उस मेज की तरफ बढ़ता है तो वो कहता है कि हे बैक ऑफ, जल्दी से पीछे हो जाओ। अगर तुम यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे ऊपर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल को इस्तेमाल करूंगा। और वो घबराता हुआ जिनसियो को देखकर अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल का इस्तेमाल करता है। तो वो ये देखकर कहता है कि ये भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। पर जैसे वो उसे अनलीश करता है तो जिनसियो उसके जस्ट सामने खड़ा हुआ था और ये अटैक उसके ऊपर डायरेक्टली हिट करता है। पर इसकी वजह से भी उसे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। पर वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का बनाते हुए अपने अनब्रेकेबल फिस्ट के फर्स्ट चैप्टर को इस्तेमाल करता है, स्ट्रेंज सेवरिंग फिस्ट, और लेकर उस आदमी की छाती में ये दे मारता है। इसकी वजह से एक ही बार में वो आदमी यहाँ पर मर गया था और सीधे इस इम्पैक्ट की वजह से वो पेड़ से टकराता है, जिसकी वजह से उसके यहाँ पे चीथड़े से उड़ गए थे। जिनसियो भी ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि जिस तरीके की ये मार्शल आर्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर हार जाएगा, पर मुझे लगा ही था कि जो मार्शल आर्ट की पावर है वो इंटरनल एनर्जी जो कि तुम पोजेस करते हो उसके साथ यहाँ पर चेंज हो जाती है। और उस आदमी के यहाँ पर मर जाने के बाद अब सर्वाइवर्स केवल 7 ही बचे हुए थे। ये देखकर वो कहता है कि शायद जो मेरा मैजिक रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इसी वजह से उसके स्पेल ने मेरे ऊपर एक खरोच तक नहीं छोड़ी। और इसलिए वो अपनी हुडी को पहनते हुए सोचता है क्योंकि अब सागवेंग यहाँ पर मारा जा चुका है तो बाकी बचे हुए सभी लोग जिन लोगों ने वो देखा होगा वो जरूर मेरे पीछे आएंगे। इसलिए ये रात सच में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। पर फिर वो वहाँ से भागना चालू करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगा था और वो खुश होते हुए कहता है कि अब आखिरकार मैं एल्डर की तरह लाइटिंग स्पीड में यहाँ पर आगे भाग सकता हूँ। अब 1 घंटे के बाद आधी रात में जिनसियो एक पेड़ से लटका हुआ था जहाँ पर वो आसपास लोगों को देख रहा था कि आखिर क्या यहाँ पर कोई है। उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि जिनसियो, इस तरीके से मेरे साथ लुका छुपी खेलना बंद करो और सामने आ जाओ। जिनसियो कंफ्यूज था। वो कहता है कि सच में कोई ऐसा इंसान भी है जो कि आधी रात में इतना ज्यादा शोर मचा रहा हो। एक बड़ी सी तलवार वाला आदमी जो कि नीचे से चिल्लाकर कह रहा था कि तुम्हें पता भी है कि वो कितना ज्यादा कमाल का और कितना ज्यादा यूजफुल मेज था। अगर तुम कोई डरपोक नहीं हो तो आओ एक मर्द की तरह लड़ो। तुम डरपोक कमीने कहीं के, आखिर तुम अभी तक कहाँ पर छुपे हुए हो। और वो ये सब सोच रहा था पर अचानक ही उस आदमी की तरफ एक अटैक बढ़ता है। जैसे ही वो उसको महसूस करता है तो वो जल्दी से अपनी तलवार को उस अटैक के बीच में लेकर आ गया था। पर जिनसियो भी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डरपोकों की तरह पीछे से आकर मेरे ऊपर हमला कर रहे हो। अगर तुम सच में लड़ना ही चाहते हो तो आकर मेरे सामने से आकर लड़ो। जिनसियो कहता है कि एक एरो, पर आखिर ये कौन ने मारा। और वो तलवार वाला लड़का उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि बस तुम ये केवल अकेले ऐसे हो जो कि अपने एरो के अंदर इतने सारे ऑरा को भरकर शूट कर सकता है। जूरो कुनान, और ये वही एल्फ है जो कि दूर से उन लोगों को देख रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। तो वो सोर्ट्समैन कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है। साथ ही वो जूरो के बारे में बताता है कि एक डिवाइन आर्चर, वो पहले से ही हम जैसे मर्सनरीज के बीच में एक लेजेंड बन चुका है। पर वो जूरो से कहता है तुम्हारे लिए कोई कंपटीशन नहीं जिसके अंदर तुम जीतना चाहते हो, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ में लाए और जिन सीओ को यहाँ पर खत्म कर दे। जूरो ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए पेड़ से नीचे आ गया था और ये देखकर वो मर्सनरी कहता है कि तुम्हारी जजमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं एक मर्सनरी गिल्ड के लिए काम करता हूँ और भले ही तुम मुझे ना जानते हो पर फिर भी मैं अपने गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा अच्छा नाम कमा चुका हूँ। तुम्हें मेरी वजह से जरा सा पछतावा नहीं होगा। तो जूरो उससे कहता है कि ये काफी अच्छा है। पर वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि लोग कहते हैं कि एक डिवाइन आर्चर है पर इसका दिमाग तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। पर जूरो अपने हाथ में किसी तरीके का काउंटडाउन करते हुए कहता है कि यहाँ पर मैंने टाइमिंग को क्या मिस कैलकुलेट कर लिया कि 2 सेकंड या फिर 1 सेकंड। पर वो कहता है कि किसी भी आर्चर को कभी भी डिस्टेंस देते हुए कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो जैसे ही अपनी तलवार निकाल कर जूरो को बस यहाँ पर मारने ही वाला था, वो कहता है कि ये तुम्हारे गियर को एक ही बार में 2 टुकड़ों में कर तुम्हें यहाँ पर मार डालेगा। पर जैसे ही वो अपनी तलवार घुमाता है पर अचानक ही आसमान से एक एरो आता है जो कि सीधे उसके सिर के आर पार चला गया था और उस आदमी को उसने यहाँ पर मार दिया था। और जूरो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे मिनियन के साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट करूँ। एक कुत्ता भी इस चीज के ऊपर जरूर हंस देगा। पर अभी मुझे बस जिनसियो की लोकेशन को ढूंढना है, जितने ज्यादा जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी। मैं यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। और जिनसियो सोचता है कि बस केवल अब 6 लोग बचे हैं, इसलिए हर एक इंसान की विटलिटी काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए जल्दी करो और मेरी इंटरनल एनर्जी बन जाओ। और वो जूरो के ऊपर हमला करने ही वाला था पर अचानक ही जूरो पीछे की तरफ उसको देखता है और वो यहाँ पर उसे अजीब तरीके से देख रहा था। ये देखकर जिनसियो काफी ज्यादा कंफ्यूज पसीना पसीना होते हुए कहता है कि रुक जाओ, पर जो मेरा क्लोव है वो तो यहाँ पर मैजिक के साथ भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आखिर एक आर्चर ऐसा कैसे कर सकता है कि इसके पास कोई ऐसी एबिलिटी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा ध्यान वाइटलिटी के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही था जिस वजह से मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही रिलैक्स हो गया था। डैम इट, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। पर तभी जूरो उसको देखकर कहता है कि ये तो वैसे भी एक कचरा है, इसके पास केवल कचरा आइटम्स ही होंगे, इसलिए ये बस एक बर्डन की तरह है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर असल में उसने जिनसियो को नहीं देखा था बल्कि वो उस चेस्ट के बारे में बात कर रहा था। और जूरो के वहाँ से चले जाने के थोड़ी देर बाद जिनसियो पूरी तरह से परेशान होते हुए जमीन पर बैठ गया था। वो कहता है कि सच में जो उसके सेंसेस है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हैं। उसने क्या नाम लिया था? जूरो। मैंने सही से सुना। देखकर लगता है कि यही मेरा अगला अपोनेंट बनने वाला है। अब धीरे धीरे कर जो बैरियर था वो और भी ज्यादा करीब और भी ज्यादा करीब होता चला जा रहा था। ये देखकर वो भागते हुए कहता है कि जो रिस्ट्रिक्शन जोन है वो
काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर श्रिंक हो रहा है और अब यहाँ पर केवल 6 सर्वाइवर्स ही हैं जो कि बाकी बचे हुए हैं। पर अभी भी यहाँ पर 87 डेज है जो कि बचे हुए हैं। पर क्या जो ये श्रिंक हो रहा है वो केवल सर्वाइवर्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और तभी वो भागते हुए एक खुली सी जगह पर आ गया था। ये देखकर वो कहता है कि नहीं, ये तो वाइड ओपन एरिया है। इसलिए वो जल्दी से उन झाड़ियों के बीच में छुप जाता है और कहता है अगर यहाँ पर किसी भी दुश्मन ने मुझे काउंटर कर लिया तो यहाँ से निकलना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर अचानक ही पीछे से 3 मैजिक एरोज का उसके ऊपर अटैक होता है। ये देखकर वो कहता है क्या कहीं किस तरीके की आवाज है। पर वहीं पर वो उस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो वहाँ पर जंप करते हुए उससे काफी दूर आ गया था। वो कहता है कि डेफिनेटली एक मैजिक स्पेल कास्ट था जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर एम कर रहा था, पर वो लोग मुझे देख नहीं सकते तो आखिर उन्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली जिससे वो मेरे ऊपर अटैक कर सके। पर वहीं उसे फिर से आसमान में एक मैजिक कास्ट दिखता है। ये देखकर वो कहता है कि फिर से मेरी तरफ आ रहा है। ये देखकर जिनसियो अपनी इनविजिबिलिटी को यहाँ पर हटा देता है और कहता है कि ये पहले से और भी ज्यादा नंबर्स में है, इसलिए इनको डॉज करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसलिए वो भी अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि जिस तरीके से ये यहाँ पर आ रहे हैं इनसे हारना पूरी तरह से गलत होगा, पर मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी पर पूरी तरह से भरोसा है। और वो फिर से अपने अनब्रेकेबल फिस्ट के चैप्टर 1 को इस्तेमाल करता है, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पंच। और इसी एक अटैक की वजह से जितने भी जो अटैक्स होते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहे थे वो पूरे खत्म हो जाते हैं और वहीं पर वैनिश हो गए थे। वो सोचता है कि जितना मुझे लगा था पर ये तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकला। और फिर वो आसमान में जंप करते हुए ये सोच रहा था कि सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर दुश्मन की लोकेशन कहाँ पर है। और उसे साइड में पेड़ के पीछे एक आदमी दिख जाता है और वो कहता है कि क्या वो वहाँ पर छुपा हुआ है। और वो आदमी उसको देखकर कहता है कि नहीं, आखिर ये किस तरीके का इंसान है। और उस स्पेल को कास्ट करने के लिए मैंने अपने पूरे माना को लगा दिया था पर इसने उसको इस तरीके से नलिफाई कर दिया। पर शिनजियो उसको देखकर शॉक होते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो ये देखकर कहता है कि जरा एक मिनट के लिए रुक जाओ। पर अचानक ही उस आदमी के आर पार एक तलवार हो जाती है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो रहा था। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसके पीछे एक असैसिन था जिसको देखकर वो कहता है कि मैं तो इसकी प्रेजेंस तक को यहाँ पर सेंस नहीं कर पाया। और वो असैसिन कहता है कि तुम्हें अपना थोड़ा सा माना बचा लेना चाहिए था जिससे तुम डिटेक्शन मैजिक इस्तेमाल कर सको या फिर अपने बैरियर का, क्योंकि मेरे जैसे किसी असैसिन के लिए अपनी प्रेजेंस मिटाना बिल्कुल किसी पीस ऑफ केक की तरह है। अब जल्दी से आराम से यहाँ से चले जाओ। और ये कहते ही वो अपने डैगर को बाहर निकालता है और जो सर्वाइवर्स थे अब उनकी संख्या केवल 5 बची थी। जिनसियो भी अब आसमान से नीचे आ चुका था और वो असैसिन को देखकर कहता है कि तुम जरूर जिनसियो होगे। वो कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। वो कहता है कि बिल्कुल, तुम ही तो वो हो जिसने सांग वेंग को मारा है, सब लोगों के एक पब्लिक एनिमी। तो आखिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे न जानूं। बाकी बचे हुए सभी सर्वाइवर सच में तुम्हें पकड़ने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो असैसिन उससे आगे कहता है कि फालतू की मेहनत करना बंद करो और सुकून से यहाँ पर मारे जाओ। मैं कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता। और ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है इसलिए अब जल्दी से सारी चीजें मुझे दे दो और यहाँ पर मर जाओ। जिनसियो भी उसकी तरफ अपने पंच के साथ बढ़ता चला जा रहा था और वो कहता है कि तुम कुछ जगह से ज्यादा ही स्लो हो। और वो उसके हाथ के ऊपर कई सारे कट्स लगा देता है जिसका खून आसमान में फैल चुका था। जिनसियो ये देखकर काफी हैरान था कि उसके ऊपर काफी सारे कट्स लगे हुए हैं। वो असैसिन उससे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो एक ही बार में तुम्हें काट सकता हूँ, पर जितना मैंने सोचा था तो मुझसे काफी ज्यादा टफर निकले। और वो सोचता है कि अगर मैंने अपने आप को इंटरनल एनर्जी से कवर नहीं किया होता तो यहाँ तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और वो असैसिन कहता है कि तुम्हारी डेथ ही केवल इस समय पर काफी ज्यादा मैटर करती है। मैंने कभी भी इस तरीके की डार्कनेस के अंदर अपने असैसिनेशन को फेल नहीं किया। और जिनसियो सोचता है कि मैं केवल अभी तक मेजिस से लड़ता रहा हूँ पर ये पहली बार है कि कोई असैसिन है। और तभी उसे डार्कनेस के साथ याद आता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और वो असैसिन पोज देते हुए कहता है तो चलो अभी चीज को खत्म करते हैं। और अचानक ही वो उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया था। जिनसियो उसको देखकर कहता है कि वो तो गायब हो गया, पर अचानक ही वो उसके साइड में से वहाँ पर आ जाता है जो कि पीछे से आकर जिनसियो के ऊपर हमला कर चुका था। उसे ऐसा लगता है जैसे कि जिनसियो यहाँ पर मर गया पर वो उसके सामने से भी गायब हो गया था। ये देखकर वो असैसिन भी कंफ्यूज था, कहता है कि ये तो एक स्ट्रेल टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। पर जिनसियो उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि बिल्कुल, अगर तुम इसे क्लोव ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करते हो तो सच में ये तो काफी ज्यादा इंफीरियर सा वर्जन है। जिसके बाद वो उसके हाथ और पैरों को पकड़ता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। और वो असैसिन सोचता है कि क्या आगे ये मेरे पीछे कहाँ से आ गया। वो कहता है जैसा कि तुमने कहा था तो चलो इसे खत्म करते हैं, अपना मुंह बिल्कुल वैसे ही चलाओ जैसा कि तुम थोड़ी देर पहले चला रहे थे। और वो जोर से उसके हाथ पैरों को खींचना चालू कर चुका था जिस वजह से उस असैसिन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो दर्द में चिल्लाया जा रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सच में बाकी सभी का सामना खुद अकेले ही कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हैं। पर अचानक ही उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ता है और कमर के साथ उसका शरीर यहाँ पर टूट जाता है जिसकी वजह से अब सर्वाइवर्स केवल 4 बचे हुए थे और जिनसियो ने उसे भी यहाँ पर मार डाला था। अब उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर केवल 2 ही लोग थे और वो सोचता है कि मैंने यहाँ पर 2 लोगों की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और साथ ही हीलिंग स्क्रोल का इस्तेमाल किया जिससे मैं रिकवर कर सकूं। पर सच में यहाँ पर काफी ज्यादा भसड़ मच गई थी, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से लूट कर इस एरिया को यहाँ से छोड़ देना चाहिए। और वो वहाँ पर असैसिन वाली बुक को
देखकर कहता है कि ये तो कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। उससे पूछा जाता है क्या तुम उसे सीखना चाहते हो। वो कहता है कि ये समय अच्छा तो नहीं है और वो उस बुक को खोलते हुए कहता है कि ये काफी अच्छा है कि उसे इसके बारे में नहीं पता था कि आखिर इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से बिल्ड करते हैं। अगर उसने उसे एक्वायर किया होता और सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना जानता तो उसे जीतना तो मेरे लिए पूरी तरह से मुश्किल हो जाता। और उसे वहाँ पर एक और मैजिक बुक मिली थी जिसका नाम कारमेन आय है और ये एक हाईएस्ट ग्रेड की डिटेक्शन मैजिक है जिसकी वजह से जितने भी स्ट्रेल्थ वाले मैजिक है वो सब बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये देखकर वो कहता है तो अच्छा, इस वजह से उसे मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, यानी जो मेरा क्लोफ ऑफ इनविजिबिलिटी है। उसके बाद भी और पीछे हमें एक अटैक दिखाते हैं जो कि अचानक ही उसके गाल को छूते हुए उसके सामने आ गया था, पर सही समय पर वो इससे बच जाता है और वो उसके एरो को देखकर समझ गया था कि एक इंसान जो कि एरो इस्तेमाल करता है और बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स में से एक है। पर अचानक ही उसके ऊपर फिर से एरोस की बारिश होना चालू हो जाती है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो वो मैजिक है जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ये कोई आर्चरी नहीं है, पर मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ इसको डॉज करने के लिए, इसलिए मुझे मेरी पूरी इंटरनल एनर्जी के ऊपर फोकस करना होगा इस फिस्ट के ऊपर। जिसके बाद वो फिर से फर्स्ट चैप्टर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो बैरियर जो कि उसके सामने बना हुआ था वो भी इस अटैक की वजह से पूरी तरह से क्रैश हो गया था। वो कहता है कि 2 अटैक वो भी एक साथ, क्या ये किसी तरीके का ज्वाइंट अटैक था। और वहीं जिनसियों को पीछे से एक आवाज आती है कि सच में तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर हो। और पीछे से एक आदमी आता है जो कि अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर जिनसियो सही समय पर उसे डॉज करते हुए पीछे की तरफ सरक गया था। वो कहता है कि डैम इट, कि ये 3 लोगों की एक पार्टी है और वो 3 लोग जिनमें से एक आदमी कहता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले। और अब यहाँ पर बचे हुए बाकी तीनों लोगों ने एक पार्टी बना ली थी जिससे वो यहाँ पर जिनसियो को मार सके। तो वो ये देखकर कहता है कि शिट, अब आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ।